अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस और इस लेक्चर में हम करेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसको पीओओ भी कहते हैं। तो पीओ को हम डिफाइन करते हैं एज फीवर मोर देन 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट documented by a healthcare provider for which the cause could not be identified after at least 8 days of evaluation। तो इसमें जो हमारे पास क्राइटेरिया हुई है कि एक तो आपके पास फीवर होना चाहिए फॉर मोर देन 100.4 डिग्रीज, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और उसकी कॉज आपको नहीं मिली इवन आफ्टर 8 डेज ऑफ इवैल्यूएशन। फिर चीज आती है क्लासिक फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन, और इसमें अगेन डॉक्यूमेंटेड फीवर ऑफ मोर देन 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट फॉर मोर देन 3 वीक्स, मोर देन 2 विजिट्स और 1 वीक इन हॉस्पिटल। अगेन वही 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, मगर ये लास्ट कर रहा है फॉर मोर देन 3 वीक्स या मोर देन 2 विजिट्स और मोर देन 1 वीक इन द हॉस्पिटल। तो फीवर को हम डिफाइन करते हैं एज रेक्टल टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल रेक्टल या वजाइनल टेम्परेचर है, द नॉर्मल रेक्टल और वजाइनल टेम्परेचर इज 0.5 डिग्रीज हायर देन ऑरल टेम्परेचर। तो जब हम ऑरल टेम्परेचर चेक करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर, वाइनल टेम्परेचर, वजाइनल टेम्परेचर ऑरल टेम्परेचर से आधा डिग्री ज़्यादा है, और जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो हाफ डिग्री लोअर है देन दी ऑरल टेम्परेचर। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो आपका रेक्टल या वजाइनल टेम्परेचर है वो ऑरल से आधा डिग्री ज़्यादा है, और जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो ऑरल से आधा डिग्री कम है। और हम डिफाइन करते हैं फीवर को एज ए रेक्टल टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब इसकी कॉजेज क्या होती हैं? 50% जो होते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन वो इन्फेक्शियस होते हैं, 10 to 20% कॉलिन वेस्टर डिजीज होते हैं, 10% ऑन्कोलॉजिकल कॉज होते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो अनडायग्नोज रहते हैं। तो आपके पास तकरीबन 10 to 20% अनडायग्नोज रहते हैं। न्यूनेट्स सॉरी न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आर यूटीआई, बैक्टीरिया एंड मेनिंजाइटिस। और डेवलपिंग कंट्रीज में HIV, TB, मलेरिया और लीशमनियासिस जो है उनका ज़्यादा प्रेवेलेंस है। जैसा होता है पाकिस्तान में TB जो है वो एंडेमिक है। अब क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? इसी कॉजेज को हम डिवाइड कर सकते हैं इन्फेक्शियस में और नॉन इन्फेक्शियस में। इन्फेक्शियस कॉजेज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और अदर हो सकती हैं। तो बैक्टीरियल कॉजेज में एब्सेस, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस, मेस्टोइडाइटिस, माइकोप्लाज्मा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पाइलोफ्राइटिस, साइनोसाइटिस, TB। Viral causes RSV, enterovirus, cytomegalovirus, adenovirus, EBV, hepatitis, HIV, herpes simplex, और बाकी causes में फंगस भी आ जाते हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, लीशमनियासिस, ये पैरासाइट्स आ गया, मलेरिया, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, विसरल लार्वा माइग्रेंस। तो काफ़ी सारी इन्फेक्शियस कॉजेज हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में आपके पास ऑन्कोलॉजिक, ऑटोइम्यून, अदर like leukemia, lymphoma, histiocytosis, neuroblastoma, autoimmune में JIA, SLE, Kawasaki, Beckett disease, hypothyroidism, sarcoidosis, IBD, बाकी causes में diabetes mellitus, drug fever, infectious fever, familial dysautonomia, periodic fever, ये काफ़ी सारे causes होती हैं। तो जब हमारे पास इतनी सारी causes हैं तो हमें एक एल्गोरिथम चाहिए कि हम वर्कअप कैसे करें। तो इसमें ना हम ये एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने जो है ना ये देखना है, पास फीवर है फॉर मोर देन 8 डेज, आपके पास कोई सोर्स नहीं आइडेंटिफाइबल। आपने पहले देखना है कि पेशेंट वेल अपीयरिंग है या वो सिक लगता है। अगर वेल अपीयरिंग है तो आप पहले ये करो कि आप जितनी मेडिसिन एक्स्ट्रा जा रही है बंद कर दो, क्योंकि मेडिसिन से भी फीवर होता है। स्टॉप ऑल नॉन नेचुरल मेडिकेशन, CBC डिफरेंशियल करो, बेसिक मेटाबॉलिक एनालिसिस करो, विच मीन्स कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कर लो, LFTs कर लो, RFTs कर लो, यूरिन एनालिसिस कर लो, एक्सरे कर लो अगर चेस्ट की लगती है आपको इन्फेक्शन है, और फिर आप ऑब्जर्वेशन करो, साथ एग्जामिनेशन करते जाओ, ठीक है, ताकि अभी कॉज ढूंढ सको। तो हमारा पहले ये काम है, हम बेसिक लैब भेजेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उसकी। अगर पेशेंट सिक है तो हम उसको एडमिट करेंगे, अगेन जो मेडिसिन नहीं चाहिए उसको बंद कर देंगे। फिर हम CBC करेंगे, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, LFTs, यूरिनरी कल्चर भी कराएंगे इसमें हम, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, अगर हो सकता है तो CSF कल्चर, ESR, CRP, CSF स्टडीज अगर कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं,
एक्सरेज मतलब अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन है। और कल्चर के बाद हम एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स कर ले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स मीन्स के जो है ना, आप जो रूटीन में स्टार्ट करते होते हो एम्पेरिकली, तो हर हॉस्पिटल का अलग होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में कहते हैं हम प्लेस्टोन गैसेस स्टार्ट कर देंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आता, फिर आप 7 एग्जामिनेशन करोगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखो कि आपके ना रिपोर्ट्स में क्या आया है। आपको या कोई सोर्स मिल गई है, ठीक है, आपने इतने सारे टेस्ट किए, कोई आपको सोर्स मिली है। अगर सोर्स मिल गई, इसको हमें ट्रीट करना है। अगर नहीं, तो हम जाएंगे कैटेगोरिकल वर्कअप पे। तो कैटेगरी वर्कअप क्या आता है, उसमें आपके पास 4 कैटेगरीज आती हैं: इन्फेक्शियस, ऑन्कोलॉजिक, ऑटोइम्यून और इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो फिर आप जो है ना कैटेगरी वर्कअप करो इनका। अगर आपको लगता है इन्फेक्शियस कॉज है, कल्चर करो, सीजर स्टडीज करो। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, सी बी सी आर पी एस आर कर लो, इमेजिंग कर लो। अगर आपको लगता है जरूरत है इसकी, अल्ट्रासाउंड करा सकते हो आप। एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स आफ्टर कल्चर। अगर बच्चा अभी तक सिक है, तो आप एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दो कल्चर भेजने के बाद। आपको लगता है कि ऑन्कोलॉजिकल कॉज है, प्रेफरल स्मीयर करवाओ, यूरिक एसिड, एलडीएच, फेरेटिन, एक्सरे और स्टेरॉइड्स बंद कर दो। फेरेटिन जो है ना, वो आपको हेल्प करता है हिस्ट्रीसाइटोसिस में, जो आपका है नहीं सॉरी, जो आपका हिस्ट्रीसाइटोसिस एक्स है, उसमें जो है ना फेरेटिन रेज्ड होता है। उसमें ऑटोइम्यून कॉजेज अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे कि फीमेल्स में होता है एएनए, आईएच फैक्टर, C3, C4, CH50, TFT, CRP, ESR और फैटिन भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हो, इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, लिम्फोसाइट मार्कर्स, एंटीबॉडी टाइटर्स एंड सो ऑन। अगर इसके बाद भी आपको कोई सोर्स नहीं मिलती, ठीक है, सोर्स में तो आपने ट्रीट कर दिया, सोर्स नहीं मिलती, तो आप स्पेशलिस्ट को रेफर करो, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। उससे अगर आप टेस्ट कर सकते हो, कल्चर रिपीट कर लो। शायद आप मजीद serologies कर सकते हो, बोन मैरो बायोप्सी, पेट स्कैन, बोन स्कैन, अपर जीआई इमेजिंग। तो काफ़ी आपके पास जो है ना वर्कर है जो आप कर सकते हो ताकि आप कॉज ढूंढ सको। उसके बावजूद अबाउट 10 to 20% में आपको कॉज नहीं मिलेगी। तो लैब्स की हमने बेसिकली बात की है, तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। हम सीबीसी करेंगे विद डिफरेंशियल सीबीसी। अगर कोई एब्सोल्यूट म्यूटेबल काउंट लेस देन 5000 है, तो इट इज़ अगेंस्ट इंडोडेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट टाइफाइड फीवर। तो अगर आपने किया है एब्सोल्यूट म्यूटेबल काउंट और 5000 से कम है, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, या फिर टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। अगर पॉलीमॉर्फ्स मोर देन 10,000 है, या नॉन सेडिमेंटेड पॉलीमॉर्फ्स मोर देन 5,000 है, इट मीन्स के देर इज सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आप गीमजा स्टीरोवाइटसिन कर सकते हो फॉर मलेरिया, ट्रिप्नोसोमा या रैप्सिंग फीवर। यूएनआरईसीएस मस्ट बी डन इन ऑल पेशेंट्स टू डायग्नोज यूटीआई। एलएफटी हेपेटाइटिस के लिए करेंगे। हम ईएसआर और सीआरपी करते हैं, और अगर ईएसआर मोर देन 30 है या सीपी रेज्ड है, उस केस में हम एवेलुएट करेंगे इन्फेक्शन के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, malignant डिजीज के लिए या कावासाकी के लिए। मतलब हम एरोबिक ब्लड सीएस करेंगे फॉर सेप्टिसीमिया, इन्फेक्टिव एंटराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। उसमें हम टीबी के टेस्ट भी कर सकते हैं, सच एज ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट या आईग्रा। और अगर कोई नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो फिर CSF-RE और CSF कल्चर करेंगे। बाकी टेस्ट में आपके पास अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ताकि आप देखो कोई लिवर, स्प्लीन या पेल्विक एब्सेस तो नहीं है। ऐसी एब्सेस हिडन हो सकती है, नजर नहीं आती। मजीद इमेजिंग की जा सकती है, इमेजिंग ऑफ चेस्ट, साइनस, मैस्टॉइड, जीआई ट्रैक्ट। या आपको लगता है कि शायद इन्हीं को भी इन्फेक्शन है, तो आप इनकी इमेजिंग करा लो। बोन मैरो एस्पिरेट एंड कल्चर, अगर आपको जो है ना सस्पिशन है कि ल्यूकीमिया, मेटास्टेसिस, हिस्ट्रीसाइटोसिस, कोई शॉर्ट डिजीज, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसमें आप कराओगे बोन मैरो एस्पिरेट एंड कल्चर। सॉइल टेस्ट किए जा सकते हैं फॉर एप्स्टन बार, साइटोमेगाला वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लाइम डिजीज, ब्रुसेलोसिस और इडियोपैथिक आर्थराइटिस। उसके अलावा रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन किया जा सकता है फॉर एब्डोमिनल एब्सेस या ऑस्टियोमाइलाइटिस। एको कर सकते हैं फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और होल बॉडी सीटी या एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है अगर आपने कोई न्यूप्लाज्म ढूंढना है जो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि शायद कोई इंटरनल ऑर्गन में न्यूप्लाज्म है, उस केस में किया जा सकता है। या तो कोई एब्सेस ढूंढनी है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस का सस्पेशन है, या डिटेक्शन ऑफ लीजन ऑफ नेक, किडनी, पेल्विस या इंटरथ्रैकिक नोड। ब्रोंकोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी फॉर विजुअलाइजेशन एंड बायोप्सी, ताकि आप कोई जीआई कॉज ढूंढ सको, या कोई आप लंग की कॉज ढूंढ सको। तो ये काफ़ी आपके पास ना एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज।
तो ट्रीट एनी अंडरलाइंग कॉज इफ फाउंड। उसके अलावा डिस्कंटिन्यू ऑल मेडिकेशन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स एज ड्रग फीवर कैन occur 5% विद एनी ड्रग। तो जो भी पेशेंट ड्रग ले रहा है सारी सारी बंद कर दो। हर ड्रग जो है ना फीवर कॉज कर सकता है इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। फिर जब आप ड्रग बंद करते हो तो फिर फीवर सेटल्स विद इन 72 to 96 आवर्स। अगर ड्रग फीवर है तो जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अवॉइड एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स एंड एंटीइन्फ्लेमेटरी इन वेल प्रेग्नेंट चाइल्ड। बच्चा वेल है इसको एंटीबायोटिक्स ना दो, ना ही इसको एंटीइन्फ्लेमेटरी दो, बस वर्कअप कर लो। Fever with temperature of less than 102.2 in healthy children does not require treatment। तो जिस बच्चे को 102 बुखार भी है मगर बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नहीं देते। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि 102 बुखार है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं हम। उसके अलावा एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स may be given for febrile patients who have hemodynamically instability, severe neutropenia या एस्प्रीनिया और इम्यूनोसप्रेशन। ये करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस हैं और वो ये कहते हैं कि आप एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स तब दे सकते हो अगर पेशेंट्स फेब्राइल है और अनस्टेबल है या सीवियर न्यूट्रोपीनिया है, विच मींस एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ऑफ लेस देन 500, एस्प्लीनिया है या इम्यूनोसप्रेस्ड है। स्टेरॉइड दे सकते हो इफ देयर इज हाई सस्पिशन ऑफ सीरियस ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन like SLE, JIA, but only after oncological causes have been ruled out। ठीक है, अगर आपको लगता है पेशेंट में कोई ऑटोइम्यून कॉज है या इन्फ्लेमेटरी कॉज है उस केस में स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, मगर पहले नियोप्लाज्म रूल आउट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। और एक और चीज कि स्टेरॉइड अगर आप प्रोलॉन्ग दोगे दे कैन कॉज इम्यूनोसप्रेशन। अब नेक्स्ट हम आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे स्टेफ ऑरियस। Staph aureus is the most common cause of pyogenic infection of the skin and soft tissue। तो जो स्किन सॉफ्ट टिश्यू की होती है पायोजेनिक इन्फेक्शन जिसमें पस बनती है उसमें सबसे कॉमन कॉज स्टेफ है। उसके अलावा स्टेफ कॉज करता है सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो इसके अलावा ये चीज़ें भी होती हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटैक्ट स्किन, ठीक है, कोई आपको जख्म हो गया, स्किन पे इंजरी हो गई, मैलन्यूट्रिशन, उससे इम्यूनिटी स्ट्रेस हो जाती है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, एजोटीमिया, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली इन्फ्लुएंजा। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसी होती हैं कि वो ना इम्यून सिस्टम स्ट्रेस कर देती है। उसके अलावा आपके पास इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है लाइक डिफेक्ट्स इन कीमोटैक्सिस लाइक शीडेकेगासी या विस्कोट-एल्वेट, डिफेक्टिव फैगोसाइटोसिस लाइक chronic granulomatous disease या प्योर म्यूकस क्लियरेंस इन लाइकेन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो मल्टीपल सिस्टम में आपको मल्टीपल जो है ना डिजीज मिल सकती हैं। तो स्किन में इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, बुलस इम्पेटिगो, फॉलिकुलाइटिस, हाइड्रोनाइटिस, फ्रंकल्स, कार्बंकल्स, उसके अलावा SSFS, स्टेफिलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम सॉरी। रेस्पिरेटरी में बैक्टीरियल ट्रैकियाइटिस, स्पोरेटिव पेरोटाइटिस, निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग निमोनाइटिस, उसके अलावा न्यूमोथोरैक्स, पायोन्यूमोथोरैक्स, नेमेटोसील्स, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुलास, ब्लड में सेप्टिसीमिया, मस्कुलोस्केलेटल में बायोमाइसाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, सीएनएस में मेनिंजाइटिस, सीवीएस में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल एब्सेस, रीनल में रीनल एब्सेस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस और जीआईटी में फूड पॉइजनिंग, एंट्रोकोलाइटिस, पेरिटोनाइटिस। मतलब ये कि जो स्टेफ ऑरियस है किसी भी ऑर्गन में इन्वॉल्व कर सकता है और कहीं भी डिजीज कॉज सकता है और काफ़ी ज़्यादा डिजीज जो कर सकता है, जो और काफ़ी हमें देखी भी होंगी। तो स्टेफ ऑरियस जो है बैक्टीरिया और सेप्सिस भी कॉज कर सकता है। अब बैक्टीरिया और सेप्सिस या तो प्राइमरी हो सकते हैं, विच मीन्स कि जो है ना स्टार्ट इसकी वजह से हुआ है, कोई प्रीडिस्पोजिंग कॉज नहीं थी, या सेकेंडरी टू लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, यानी कोई जो है ना पहले कॉज थी जिससे हुआ है, कोई स्किन इन्फेक्शन थी, कोई बोन इन्फेक्शन थी, उसके बाद फिर डिजीज स्प्रेड हो गई है और फिर बॉडी में स्प्रेड हो गई है तो फिर बैक्टीरियल सेप्सिस हो गया है। बैक्टीरियल सेप्सिस का रिस्क ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी, malnutrition, recent MRSA स्किन एंड सॉफ्ट इन्फेक्शन या यूजन सर्जरी। तो रिस्क फैक्टर है जिसमें आपका ज़्यादा रिस्क हो जाता है। उसके अलावा देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग बैक्टीरियमिया इन केस ऑफ मेथिलिन रेजिस्टेंस, मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन, एंडोवैस्कुलर इन्फेक्शन एंड डिलेड ट्रीटमेंट।
तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो है ना ये बैक्टीरिया ज़्यादा चलता है, जैसे कि अगर मेथिलिन रेजिस्टेंस है, उस केस में फिर आपको जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं और ज़्यादा देर लेनी पड़ती हैं। अगर मसल कैटल इन्फेक्शन है वो डीप होती है, उनकी ट्रीटमेंट टाइम लगता है। अगर एंडोवेस्कुलर इन्फेक्शन है उसमें भी फिर ज़्यादा आपको टाइम लगता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट देनी होती है। आपको पता है कि एंडोकार्डाइटिस है, उसकी ट्रीटमेंट 3 वीक्स तक चलती है। या अगर आपने ट्रीटमेंट डिले कर दी है तो फिर इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगी। तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं आमतौर पे विद फीवर्स, चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड माइल्जियस। अगर आप ट्रीट नहीं कर पाते, अगर पेशेंट लेट आता है, फिर मजीद प्रॉब्लम हो सकती हैं लाइक सेप्टिक एम्बोलाई, थ्रोम्बस एंड मेटास्टेटिक फोकाई फॉर इन्फेक्शन। तो अगर पेशेंट सब ट्रीट नहीं आता, लेट आता है, शायद उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए। Treatment should be continued for 7 to 14 days or until repeat blood cultures are negative for 2 days. तो यहाँ तो आप 14 दिन तक ट्रीट करो या तब तक ट्रीट करो जब कल्चर्स 2 टाइम्स जो है ना एटलीस्ट नेगेटिव आ जाए और मुख्तलिफ डेज पे कल्चर होने चाहिए। Prolonged positive culture virus therapy can be due to endocarditis, infected thrombus, abscess formation of foreign body. तो अगर किसी पेशेंट को इवन आफ्टर थेरेपी जो है ना कल्चर पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आपने ट्रीटमेंट भी की है उसके बावजूद कल्चर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इट कैन बी एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टेड थ्रोम्बस हो गया है, एब्सेस हो गई है या कोई फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी जो है ना कभी भी वो भी एक सोर्स बन जाती है इन्फेक्शन की, लाइक सेंट्रल लाइंस। तो हम लैब्स क्या करेंगे? हमने कल्चर्स करने हैं फ्रॉम द साइट इन्फेक्शन, ब्लड कल्चर, बोन कल्चर, जॉइंट एस्पिरेट्स, उसके बाद सेलुलाइटिस एस्पिरेट्स या एब्सेस का एस्पिरेट। और अगर आपको लगता है कोई फोकस है तो वहाँ से कल्चर लेना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं तो कल्चर लेने के बाद देने हैं। उसके बाद पीसीआर कर सकते हैं ताकि हम देख सकें पेशेंट को कोई एमआरएसए तो नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर कोई फॉरेन बॉडी रिमूव कर दो, जैसे सेंट्रल लाइन लगी हुई है क्योंकि पुराना कैनाल का रिमूव कर दो, कोई एब्सेस ड्रेन करनी है। Patients with serious staph aureus started with IV antibiotics until patient is febrile or shows improvement। ठीक है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना है, इसको कल्चर में भेज के एंटीबायोटिक स्टार्ट करने हैं और उस वक्त तक रखने हैं पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे जब तक या तो फीवर खत्म नहीं होता या जब तक कोई इम्प्रूव नहीं हो जाता। याद रखो कि एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन एंड मोस्ट फेलोफोरेंस डू नॉट प्रोवाइड एक्टिविटी अगेंस्ट एमआरएसए। तो अगर एमआरएसए है तो आप इसलिए फिर मुख्तलिफ ड्रग्स देनी होती हैं लाइक वैंकोमाइसिन। तो ये आपके पास जो है इसके लिए दिया हुआ है कि जो कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि स्टेफ ऑरियस है तो इनिशियल एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स हम देंगे वैंकोमाइसिन प्लस नेफ्सिलिन या ऑक्सीसिलिन और सिफेजिलिन। ठीक है, वैंको लाजमी देनी है और इन तीनों में से कोई है। ये देनी है फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस लाइक सीरियस इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, एंडोकार्डाइटिस। और अगर पेशेंट पहले ले चुके हैं वैंकोमाइसिन तो हम लिंजरिड भी दे सकते हैं। उसके अलावा वैंकोमाइसिन देते हैं अगर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। ठीक है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है विदाउट साइंस ऑफ सीवियर सेप्सिस यानी कि स्किन इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस और आपको लगता है कि एमआरएसए हो सकता है, फिर वैंको देनी है। सेफोजिलिन या नेफ्सिलिन या ऑक्सीसिलिन दे सकते हैं फॉर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस व्हेन लो लाइक्लीहुड ऑफ एमआरएसए सस्पेक्टेड। अगर आपको लगता है कि एमआरएसए नहीं है और नॉन सीवियर इन्फेक्शन है, फिर आप सेफोजिलिन या नेफ्सिलिन दे सकते हो। और क्लिंडामाइसिन भी आप दे सकते हो, मगर ये इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट यूज टू ट्रीट एंडोकार्डाइटिस, परसिस्टेंट बैक्टीरिया और सीरियस इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर एंडोकार्डाइटिस है या पर्सनल बैक्टीरिया है या सीरियस इन्फेक्शन है तब क्लिंडामाइसिन नहीं देना। ठीक है, उसके लिए फिर आपके पास ये ऑप्शंस है वैंको, सेफेजिलिन, ये ऑक्सीसिलिन। तो अगर पेशेंट को कल्चर में आता है कि मेथिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस है तो उस केस में ड्रग्स ऑफ चॉइस है नेफ्सिलिन, ऑक्सीसिलिन या सेफेजिलिन। अगर पेशेंट पेंसिल एलर्जिक है उस केस में हम दे सकते हैं क्लिंडामाइसिन, अगर कल्चर में आता है कि क्लिंडामाइसिन सेंसिटिव है स्टेफ ऑरियस। अगर पेशेंट पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन दोनों से एलर्जिक है उस केस में वैंको देते हैं। और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव या एनरोबिक कवर चाहिए तो फिर हम एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम देंगे। हम मेरोपेnem भी दे सकते हैं फॉर मेथिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस, मगर दे आर नॉट इफेक्टिव फॉर एमआरएसए। अगर मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वैंकोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं अगर वो ससेप्टेबल है। उसके अलावा और ऑप्शंस हैं डॉक्सीसाइक्लिन, लिंजोलिड, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फेमेथासोलोल। लिंजोलिड जो है वो 3 वीक्स से ज़्यादा नहीं देना, एज प्रोलॉन्ग लिंजोलिड कैन कॉज माइलोसप्रेशन एंड पेरिफेरल एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। प्रिवेंशन की जा सकती है
Hand hygiene with hand wash containing alcohol or chlorhexidine. Isolate all patients with acute staph aureus infection until they have been treated. ठीक है, isolate कर दो क्योंकि स्प्रेड हो सकता है. Cooked food should be eaten immediately or refrigerated within 2 hours. तो जो भी खाना पक गया उसको या तो आप फौरन खा लो या within 2 hours को फ्रिज में रख दो. Exclude all individuals with staph aureus infection or of the skin from the preparation of food to prevent food poisoning. किसी पेशेंट को अगर स्टेफ ऑयस इन्फेक्शन है स्किन की, वो खाना ना पकाए, उससे फिर चीज स्प्रेड हो सकती है. एक और डिजीज जो स्टेफ ऑयस कॉज करता है वो है स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और ये उस स्टेफ ऑयस से होता है जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, TSST1. ज्यादातर होते हैं मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में. जो नॉन मेंस्ट्रुअल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो हो सकता है इन्फेक्टेड नेजल पैकिंग से, वुंड से, साइनोसाइटिस में, ट्रैकियाइटिस में, निमोनिया में, एब्सिस में, बैक्टीरिया या ऑस्टियोमाइलाइटिस में. तो टॉक्सिक शॉक जो है काफ़ी डिजीज के साथ हो सकता है. द मोस्ट कॉमन कॉज इज इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन. इसकी जो स्टडीज़ हैं उसमें ऐसा है कि जो ना वो कुछ लेडीज जो है ना वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो रिटेन रखते हैं बहुत देर बॉडी के अंदर, तो वो जो है ना कल्चर मीडियम बन जाता है, वो सेप्टिक हो जाता है, उससे फिर सेप्टिसीमिया हो जाता है बॉडी में. तो इसमें जो आपको साइंस मिलते हैं, फीवर, हाइपोटेंशन, इनिशियली एक एसिमिटस रेड सी रैश होती है जो पिछली स्लाइड में दिखाया था आपको. उसके बाद फिर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, नॉन फोकल नॉडुलस एब्नॉर्मैलिटीज, रेड आईज, स्ट्रॉबेरी टंग, और फिर 7-10 डेज बाद जो है डिस्क्वामेशन ऑफ पॉम्स एंड स्कोल्स. तो ये देखो ये जो है ना स्किन उतर रही है, डिस्क्वामेशन हो रही है. जब रिकवरी शुरू होती है तो फिर जो है ना ये डिस्क्वामेशन हो जाती है. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए हम ये टेबल यूज करते हैं. इसमें हमारे पास दो क्राइटेरिया है. एक ही क्लिनिकल क्राइटेरिया है, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: फीवर, रैश, डिस्क्वामेशन, हाइपोटेंशन और मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, और 2 लैब क्राइटेरिया हैं. तो पहले देखते हैं क्लिनिकल क्राइटेरिया को. इसमें जो फीवर है उसमें फीवर होना चाहिए एटलीस्ट 1 और 2.2 फ़ारेनहाइट. रैश होनी चाहिए, आपको पता है इनिशियली रेड सी रैश होती है, तो इनिशियली डिफ्यूज मैकुलर एथोडर्मा. यहाँ पर आपका डिस्क्वामेशन होनी चाहिए जो कि 1 to 2 वीक्स आफ्टर ऑनसेट रैश होती है. यहाँ पर हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन का मतलब ये है historic BP of less than 5th centile for age for children less than 16 years. फिर आता है मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट. उसमें आपको इन ऑर्गन सिस्टम में से कम 3 चाहिए. तो आपके पास GIT एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, लाइक वॉमिटिंग और डायरिया. मसल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, लाइक माइल्जियाज और CP की रेज होना. म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन लाइक वजाइनल, ओरोफिंजियल और कंजक्टिवल हाइपरीमिया. renal abnormalities like raised RFTs, या फिर आपके पास WBCs more than 5 हो in urinary without evidence of UTI. Liver problems like raised ALT या raised bilirubin, blood abnormalities like platelets less than 100,000, or serious abnormalities like alteration in consciousness without focal neurological signs in absence of fever and hypertension. इसलिए आपके पास जो है ना altered consciousness no, without focal neurological signs, without fever and without hypertension. फिर 2 लैब क्राइटेरिया हैं, वो है नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन ब्लड और CSF कल्चर एंड नेगेटिव सोलॉजीज फॉर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, लेप्टोस्पिरोसिस और मीजल्स. अब हमने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. प्रोबेबल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है अगर केस मीट्स लेबोरेटरी क्राइटेरिया, दोनों लैब क्राइटेरिया हो, एंड 4 और 5 क्लिनिकल क्राइटेरिया. तो इन 5 में से कोई 4 कंफर्म होता है केस मीट्स लैब क्राइटेरिया, ये 2 प्लस ऑल 5 ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरिया, और ये 5 हो. तो इसे हम डायग्नोस करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को. डिफरेंसेस में काफ़ी कुछ आ जाता है. डिफरेंसेस में है कवासाकी, मीजल्स, स्कारलेट फीवर, लेप्टोस्पिरोसिस. और ट्रीटमेंट में आपके पास है मोस्ट स्ट्रेन्स कॉजिंग टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आर ससेप्टेबल टू मेथिओनिन. तो ये ज़्यादातर मेथिओनिन सेंसिटिव है. तो आपने करना क्या है, रिमूव द फोकल इन्फेक्शन, रिमूव लाइक कोई इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं या एब्सेस है. तो आप देख सकते हो नेस्लिन, ऑक्सीसिलिन और सिफाजिलिन प्लस क्लिंडामाइसिन टू रिड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्शन. वैकोमाइसिन देते हैं अगर MRSA है, तो वह IV फ्लूइड्स एंड आइनोट्रोपिक सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है, रीनल फेलियर है या शॉक में है. नेक्स्ट हम करते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. अब इसकी सारी डिजीज में कवर नहीं करूंगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर लूंगा. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कारलेट फीवर से. स्कारलेट फीवर के जो फीचर्स हैं उसमें फेरेंजाइटिस है एसोसिएटेड विद कैरेक्टरिस्टिक रैश,
और इसकी कॉज होती है, एक स्ट्रेन होता है ग्रुप ए स्ट्रेप का जो कि एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है ये कॉज करता है स्कारलेट फीवर, और टिपिकली होता है 5 to 15 ईयर्स एज पे, यानी कि स्कूल गोइंग एज पे। तो इसलिए पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि गला खराब है, फीवर है, साथ में रैश आ जाएगी, और रैश स्टार्ट होती है विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो ये एक डिफ्यूज फाइनली मैक्युलर रिथेमेटस रैश है जो कि प्रेशर ब्लैंच कर जाती है। नॉर्मली नेक से स्टार्ट करती है सॉरी, और पूरी बॉडी स्प्रेड कर जाती है फिर, और जहाँ पे क्रीजेज हैं लाइक एल्बो, एक्सिला, ग्रॉइन, वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होती है, ये वहाँ पे ज़्यादा नजर आती है ये। तो जैसे आप ये रैश देख सकते हैं, मीजल्स टाइप रैश है, डिफ्यूज सी है, मैक्रोपेपुलर सी है, ठीक है। तो ये आपके पास स्कार्ट फीवर की रैश है। स्टार्ट में जो रैश होती है उसमें चीक्स रेड हो जाती हैं, और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें होता है सर्कम ओरल पैलर। अब इस फोटो में अगर आप देखें, चीक्स बिल्कुल ब्राइट रेड है इसकी, मगर जो इसके लिप्स हैं और जिसका ये माउथ का एरिया वो बिल्कुल वाइट है, वहाँ कोई रैश नहीं है। तो इसको कहते हैं सर्कम ओरल पैलर। एक पास्ट क्वेश्चन था, उसमें सिनेरियो दिया था जैसे कि स्कार्लेट फीवर का होता है, बच्चे को बुखार था, स्किन पे रेड रैश हुई थी, मगर उन्होंने ये चीज़ दी थी कि उसमें सर्कम ओरल रेडनेस है। तो उस क्वेश्चन में डायग्नोसिस था स्टेफिलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम। तो आपने याद रखना है स्कार्लेट फीवर में आपका सर्कम ओरल पैलर है। ये रैश 3 to 4 डेज बाद फेड हो जाती है, उसके बाद फिर डिस्क्वामेशन हो जाती है। थ्रोट में जो फाइंडिंग मिलती हैं, एक तो फैरिंक्स इन्फ्लेम्ड होता है जैसे इस फोटो में नजर आ रहा है, उसके अलावा टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं, उस पे येलो ब्लड टिंट एक्सुडेट्स होते हैं। तो आप देखें टॉन्सिल्स एक तो इनलार्ज भी हैं, दूसरे उस पे एक्सुडेट नजर आ रहा है आपको येलो से रंग का, और एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज भी होते हैं और टेंडर भी होते हैं। टंग जो है इनिशियली कोटेड होती है, जैसे कि ये टंग है पहली पिक्चर में, कोटेड टंग है, और साथ में गुजारे के ना पिपिला इज स्वोलन है इसमें। जब ये डिस्क्वामेशन होती है तो ऊपर से जो व्हाइट सी कोट उतर जाती है, तो अपीयरेंस मिलती है स्ट्रॉबेरी टंग की, जिसमें आपके पास रेड टंग है और साथ पेपिले बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी टंग। तो लैब में हमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट करना है थ्रोट स्वैब कल्चर, जो कि 90 to 95% सेंसिटिव है। और टेस्ट भी अब आ चुके हैं, एक है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो कि 70 to 90% सेंसिटिव है एंड मोर देन 95% स्पेसिफिक है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव टेस्ट डज नॉट रूल आउट ग्रुप ए स्ट्रेप। तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आ गया है तो ये मतलब नहीं है कि ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसको ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन है तो फिर आप करोगे कॉन्फर्मेटरी थ्रोट कल्चर। उसके अलावा एएसओटी भी किया जा सकता है, अगर टाइटर्स रेज्ड हैं या बढ़ रहे हैं, उस केस में हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ग्रुप ए स्ट्रेप है, मगर ये स्ट्रेप इम्पेटिक कोई काम नहीं आती। एंटी डीएनएज बी भी उसका किया जा सकता है, और इससे आप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन दोनों डायग्नोस कर सकते हो। स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट भी है मगर इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसके बाद पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड वेरिफिकेशन जो है, इससे रैपिड रिजल्ट भी आते हैं, और ये अब ऑलमोस्ट 100% सेंसिटिव है एंड मोर देन 96% स्पेसिफिक है। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो ऑप्शन हैं, पेंसिलिन वी है, बेंजल पेंसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है। अगर पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन को तो फिर हम ऑरल फेविस्टिन दे सकते हैं, मेफ्लोलाइट्स दे सकते हैं, या क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, रेट्रोपेनियल एब्सेस, मैस्टोइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, और दो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है ताकि डिजीज प्रोग्रेस होकर रूमेटिक फीवर न कॉज कर दे या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस न कॉज कर दे। तो अब हम करते हैं रूमेटिक फीवर। जैसे कि अभी बात की थी, ये ग्रुप ए स्ट्रेप की कॉम्प्लिकेशन है। रूमेटिक फीवर जो है एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और ये दुनिया में सबसे कॉमन कॉज है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज की। अब नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट को पहले स्ट्रेप्टोकोकल फेनिंजाइटिस होता है, उसके 2 to 4 वीक्स बाद फिर रूमेटिक फीवर डेवलप होता है। अब इस दौरान जो है पेशेंट को जो है ना उसके थ्रोट कल्चर भी नेगेटिव हो चुका होता है, और जो रैपिड स्ट्रेप एंटीजन टेस्ट हैं वो भी जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं। बल्कि 1/3 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा गला भी खराब नहीं होता, उस बात भी भूल चुके होते हैं वो। तो इसी ना इसको पिक करना तो मुश्किल हो जाता है। और इसका जो पीक है रोमेटिक फीवर का भी और रिकरेंसेस का भी, वो 5 to 15 ईयर्स में पीक करता है। तो स्कूल गोइंग एज में स्ट्रेप मेनिंजाइटिस होता है, स्कूल गोइंग एज में ही रोमेटिक फीवर मिलता है आपको। अब होता क्या है कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, उसके सेल वॉल में एम प्रोटीन है। एम प्रोटीन बहुत हाईली एंटीजेनिक है, उसी वजह से जो बी सेल्स हैं बॉडी के, वो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं अगेंस्ट द एम प्रोटीन्स। मगर ये एंटीबॉडीज जो हैं वो कार्डियक मायोफाइबर्स और स्मूथ मसल्स के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं।
तो उससे फिर जो है ना ये साइटोकाइन रिलीज होते हैं और फिर स्मूथ मसल्स में और हार्ट को डैमेज होता है इसकी वजह से। ये डायग्राम भी वही चीज शो कर रहा है। पहले ग्रुप ए आया, फेरिंक्स में वो एडहीर किया, उसने इन्वेड किया, मैक्रोफेजेस ने जो है ना इनको इंजेस्ट किया, टी सेल्स को प्रेजेंट किया, बी सेल्स भी सेंसिटाइज हुए। अब उसके बाद बॉडी में टी सेल्स और बी सेल्स बनते हैं जो कि क्रॉस रिएक्टिव हैं। तो ये जो क्रॉस रिएक्टिव बी और टी सेल्स हैं ये फिर एक्ट करते हैं अगेंस्ट द हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स और स्किन, जिससे फिर आपके मिलते हैं इफेक्ट्स जैसे कि मायोकार्डाइटिस, कोरिया, आर्थराइटिस और जो स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं एथीमोमाइलिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ग्रुप ए स्टेप के जितने पेशेंट्स हैं उनमें से 1/3 जो है उनको रोमेटिक फीवर होता है, उनमें से 50 to 60% को कार्डाइटिस होता है और 30% ऑफ पेशेंट्स जिनको कार्डाइटिस हुआ था उनको होता है रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो ओवरऑल रोमेटिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर ये एक ऐसी बीमारी है कि इसको लाइफ लॉन्ग फिर इसके ना इम्प्लिकेशंस होती हैं, पेशेंट को बाद में हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया में 3 पार्ट्स हैं, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया है और माइनर क्राइटेरिया है। एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है कि जो लाजमी चाहिए आपको, उससे बगैर आप डायग्नोज नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया में आपको एविडेंस चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रेप इन्फेक्शन हुई थी। वो 2 किस्म की हो सकती है, या तो आपके पास पॉजिटिव थ्रोट कल्चर आ जाए या हेपेटिव स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट हो जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास एलिवेटेड और इंक्रीजिंग स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर्स हो जाए लाइक एएसयूटी। ये एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए। उसके बाद जो मेजर क्राइटेरिया है उसमें पॉलीआर्थराइटिस है, कार्डाइटिस है, एथियम मार्टिनेटम है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं, कोरिया है। जो माइनर है उसमें आर्थराल्जिया है, अगर आर्थराइटिस नहीं है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आर्थराल्जिया सिर्फ तब हम काउंट करते हैं अगर पेशेंट को आर्थराइटिस नहीं है, फीवर मोर देन 100, ESR मोर देन 30 या CRP मोर देन 3 mg/L और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल अगर कार्डाइटिस जो है वो मेजर क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ये तब हम ले सकते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल अगर पेशेंट को कार्डाइटिस नहीं है। तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं? अगर इंitial एपिसोड है, हमें 2 मेजर क्राइटेरिया चाहिए या फिर 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया प्लस एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, ये मस्ट है। अगर रिकरेंस हुई है, हमें या तो 2 मेजर चाहिए या 1 मेजर 2 माइनर चाहिए या फिर 3 माइनर प्लस एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। और अगर जो है ना कोई हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन है जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे जो है ना रिस्क ज़्यादा है इस बीमारी का, हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पेशेंट्स जो है ना यहाँ पे पोअर होते हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, मेलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, इस तरह के केसेस में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, उस केस में 3 माइनर मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो भी करंट अटैक के लिए काफ़ी हैं। 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें जोन्स क्राइटेरिया हम पूरी तरह फॉलो नहीं करते। एक तो है कि पेशेंट को सिर्फ कोरिया हो। कोरिया जो है, मुमकिन है कि पेशेंट जो है ना बहुत लेट आपके पास आया है, बाकी सब कुछ हो गया, अब कोरिया उसको है, अब और कोई प्रेजेंटिंग साइन नहीं है। तो जो भी पेशेंट आते हैं कोरिया का, उन सब को हम प्रोफिलैक्सिस देते हैं। मुमकिन है कि इसको जो है ना रोमेटिक फीवर हुआ हो मगर वो मिस हो गया हो, या फिर इंडोलेंट कार्डाइटिस, पेशेंट जो है ना आपके पास बहुत देर बाद आया है, अब उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है। तो अगर किसी पेशेंट को एक न्यू ऑनसेट मर्मर है, ठीक है, आपको इन्फेक्टिव मायोकार्डाइटिस का कॉज नहीं मिल रहा, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये रोमेटिक फीवर भी हो सकता है। दूसरा रिकरेंस। रिकरेंसेस जो है ना आमतौर पर उनमें वही क्राइटेरिया होते हैं जो कि जो कि रोमेटिक फीवर के होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो उस केस में अगर 3 माइनर भी मिल जाए तो हम कहेंगे इसको रोमेटिक फीवर है। तो अब बात करते हैं मेजर क्राइटेरिया के। सबसे पहले है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस जो कि 75% केसेस में होता है। ये लार्जर जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेशली नीज, एंकल, रिस्ट एंड एल्बोस। और जॉइंट्स जो हैं रेड होते हैं, हॉट होते हैं, स्वॉलन होते हैं और इतने टेंडर होते हैं कि अगर आप चादर भी दो ना उन पे तो उस चादर की वजह से भी उनको तकलीफ होती है, चीखें मारते हैं वो। फिर ऐसा होता है कि जो जॉइंट इन्वॉल्व था वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, उसके बाद दूसरा कोई जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहले उसका एंकल जॉइंट इन्वॉल्व था, एंकल जॉइंट ठीक हो गया, खुद ब खुद ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं दी आपने, 2 दिन बाद अब नी जॉइंट इन्वॉल्व हो गया। तो ये माइग्रेटरी है। और अगर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करते तो इट मे परसिस्ट फॉर वीक्स। एक और जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक बात है इस आर्थराइटिस की वो ये है कि बहुत रैपिड रिस्पॉन्स है सैलिसाइलेट्स को। तो आप पेशेंट को अगर एस्पिरिन देते हो, जैसी ही वो गोली मुंह में रखता है उसी वक्त कहते हैं मेरी दर्द खत्म हो गई है। दूसरा जो आर्थराइटिस है नॉन डिफॉर्मिंग है और यूजली ना कोई
ये नहीं होता कि सिर्फ एक जो है ना जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा हो, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और माइग्रेटरी होता है। अनलेस आपने कोई दवाई दी हो, अगर आपने दवाई दी है तो फिर जो है ना उसकी पेन खत्म हो जाएगी, और जो है ना उसको एक जॉइंट में शायद कहे मुझे पेन होती है। और दूसरी ये कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि कितने सिवियरिटी आर्थराइटिस की है और कितनी सिवियरिटी कार्डाइटिस की है। अगर आर्थराइटिस सीवियर है तो कार्डाइटिस इतना सीवियर नहीं होगा, अगर कार्डाइटिस सीवियर है तो फिर आर्थराइटिस इतना सीवियर नहीं होगा। तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम करते हैं कार्डाइटिस, जो कि होते हैं 50 to 60% केसेस में। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सब क्लिनिकल है और एक क्लिनिकल है। सब क्लिनिकल में ऐसे होता है कि जब एको करते हो तो उसमें आपको एविडेंस मिलता है वेलोराइटिस का, लेकिन क्लिनिकली कोई मरमर नहीं है। और क्लिनिकल कार्डाइटिस हम कहते हैं जब एको पे भी वेलोराइटिस की एविडेंस है और साथ मरमर भी है। जिस पेशेंट को होगा कार्डाइटिस रोमेटिक फीवर में, उन सब में एंडोकार्डाइटिस होगा, लेकिन मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस हर एक में नहीं होता। ज्यादातर केसेस में सिर्फ माइट्रोल इन्वॉल्व होता है, इन अबाउट 75 to 80% केसेस, और 30% केसेस में एओर्टिक और माइट्रल वाल्व दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एओर्टिक वाल्व अनकॉमनली जो है ना केला इन्वॉल्व होता है, और ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व जो है लेस देन 5% केसेस में होते हैं। तो कार्डाइटिस वाले पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं एज टेकिकार्डिया एंड कार्डियक मेमर्स। मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट और पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट शायद हो। सीवियर कार्डाइटिस में हार्ट फेलियर भी हो सकता है विद हेपेटोमेगाली, पेरिफेरल एडीमा एंड पल्मोनरी एडीमा। अक्यूट डिजीज में जो आपको ज्यादा मिलता है वो है वॉल्वर इन्फिशिएंसी। और अगर पेशेंट जो है ना अक्यूट डिजीज के बहुत देर बाद आया, सालों बाद आया, तब वॉल्वर स्टेनोसिस मिलता है आपको। जिन पेशेंट्स को पहले अटैक में कार्डाइटिस हुआ था, उनको रिस्क है कि जब नेक्स्ट अगर उनको होता है रोमेटिक फीवर तो उसमें भी कार्डाइटिस होगा उनको। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस विदाउट एविडेंस ऑफ एंडोकार्डाइटिस इज ऑलमोस्ट नेवर रोमेटिक कार्डाइटिस। अगर किसी पेशेंट में मायोकार्डाइटिस है या पेरिकार्डाइटिस है मगर एंडोकार्डाइटिस नहीं है, तो फिर रोमेटिक फीवर भी नहीं है वो। नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया है कोरिया, जो कि होता है 10 to 15% केसेस में। और ये हम कहते हैं आइसोलेटेड सटल अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स को एंड फेशियल ग्रिमसिंग को। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं अनकंट्रोल्ड हैं, पेशेंट जो है ना वो जब कोई टेंशन में हो, एग्जाइटी हो, तो ज्यादा हो जाता है उसको ये, जब सोते तो खत्म हो जाता है। और ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं फेस को, टंग को और अपर लिम्स को। उस लेवल के साथ इमोशनल एबिलिटी होती है। पेशेंट जो है ना वो एकदम उसका मूड चेंज हो जाएगा, एकदम गुस्से में आ जाएगा, एकदम हंसने लग जाएगा, स्कूल परफॉर्मेंस डिप हो जाती है, और साथ इन कोऑर्डिनेशन, उनको ना चलने फिरने में दिक्कत होती है। मोर कॉमन इन गर्ल्स, और शायद आर्थराइटिस एंड कार्डियाटिस के कुछ महीनों बाद आई है। कभी कभी यूनिलैटरल होता है, और इससे कोई परमानेंट नॉलेज स्क्वेले नहीं होते। ये कोरिया की वीडियो है, इसमें बच्चा दिखाएंगे जिसको कोरिया हो रहा है। तो ये बच्चा अभी लेटा हुआ है आराम से, अब देखो उसके ना हाथ पाँव की अनकंट्रोल मूवमेंट्स हो रही है, वो खुद नहीं कर रहा, उसके हाथ पाँव हिल रहे हैं, कभी नेक हिलती है उसकी, हालांकि ये खुद नहीं कर रहा, ये पर्पसफुल मूवमेंट नहीं है ये उसी बच्चे की वीडियो है अब वॉकिंग करते हुए। तो आप देखो सर ना सही चल नहीं रहा, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है, हाथ उसके वैसे ही जो है ना मतलब एडवांस से चल रहे हैं। तो ये कोरिया होता है। नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया है एथीमा मेरिजेनेटम, जो कि अबाउट 1% केसेस में होता है। रेयर है मगर कैरेक्टरिस्टिक रैश है। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास ना एक रेड सी मैकुलर सी रैश होती है, जो कि रैपिडली एक्सपैंड होती है और रिंग शेप्ड होती है। तो ये नज़ा रहा आपको कि ये ना एक रिंग शेप्ड लीजन है यहाँ पे, और सेंटर में जनरल लीजन क्लियर है। तो आपके पास है ना ऐसे एक रिंग शेप्ड रैश बनी हुई है। तो ये रैश ट्रंक पे होती है, एक्सट्रीमिटीज पे होती है, मगर कभी फेस पे नहीं होती। अगर स्किन वार्म करो तो ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। और लास्ट मेरा क्राइटेरिया है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, जो कि लेस देन 1% केसेस में होता है। ये फर्म नोड्यूल्स हैं अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज, जो कि होते हैं अलोंग द एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ टेंडन्स नियर द बोनी प्रोमिनेंसेस। और जिन पेशेंट्स को सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं उनको सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज भी होगी। तो इसका लिंक है इसके साथ, जिन पेशेंट्स को नोड्यूल्स बनते हैं उनको ज़्यादा सीवियर हार्ट डिजीज होगी। और लास्ट पे रैश और नोड्यूल्स नेवर कर एट द सोल मैनिफेस्टेशन ऑफ acute rheumatic fever। ये नहीं हो सकता पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ रैश हो और कोई और चीज ना हो, या सिर्फ नोड्यूल्स बने और कोई चीज ना हो, इसके साथ कोई और चीज लाजमी होगी।
इसकी डिफरेंशियल्स में ना तीनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। आर्थराइटिस की डिफरेंशियल में आ सकते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एसएलई, प्रेगनेंसी, लाइम डिजीज। कार्डाइटिस की डिफरेंशियल में आ सकते हैं वाइल्ड मायोकार्डाइटिस, वाइल्ड पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कावासाकी, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज। और कोरिया डिफरेंशियल में आ सकता है हंटिंगटन कोरिया, विल्सन, एसएलई, सिब्रल पॉल्सी, टिक्स या हाइपर एक्टिविटी। तो हमने बात की थी कि जो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है वो है कि हमें एविडेंस चाहिए कि जहाँ पेशेंट को स्टेप इन्फेक्शन हुई थी। उसलिए हम यूज करते हैं एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर्स। तो हम एंटीबॉडी के टाइटर्स देखते हैं, वो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंटी डीनेस बी और एंटी हाइलुरोनिडेज। अगर हम सिर्फ एक एंटीबॉडी मेजर करते हैं, जैसे कि हम एएसओटी करते होते हैं, तो 80 to 85% में मिलेगा एलिवेटेड टाइटर्स हैं। अगर हम तीनों मेजर कर लें तो 95 to 100% में एलिवेटेड टाइटर्स होंगे। अगर हमें लगता है क्लिनिकली पेशेंट रोमेटिक फीवर है तो तीनों करने चाहिए। उसके अलावा हम कर सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। उसमें हमें 10,000 to 100,000 WCs मिलेंगे, मोस्टली न्यूट्रोफिल्स। प्रोटीन्स अबाउट 4 ग्राम पर डेसिलीटर होंगी, ग्लूकोज नॉर्मल होगी, ग्लूकन क्लॉट गुड होगा। एको करेंगे ताकि हम देखें कि जो है ना हार्ट के कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, कौन से वॉल्स इन्वॉल्व हैं। ईसीजी करेंगे प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल के लिए, जो एक माइनर क्राइटेरिया है। ईएसआर सीआरपी करेंगे, वो भी एक माइनर क्राइटेरिया है। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। पहला स्टेप है बेड रेस्ट। हमने बेड रेस्ट रखना है इसको जब तक कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन रिजॉल्व ना हो जाए। और वो क्या साइंस हैं? एक तो ये होना चाहिए कि फीवर सेटल्स विदाउट एंटीबायोटिक्स, और दूसरा ईएसआर, ईसीजी एंड रेस्टिंग हार्ट रेट रिटर्न टू नॉर्मल। जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तब इट मीन्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो चुकी है, तो अब आप उसका बेड रेस्ट खत्म कर सकते हो। जिस पेशेंट को भी आपने डायग्नोज किया है रोमेटिक फीवर, उसको आपने लाजमी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने हैं रिगार्डलेस ऑफ थ्रोट कल्चर रिजल्ट्स। ठीक है, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, आपने डायग्नोज कर लिया रोमेटिक फीवर है, आप इसमें एंटीबायोटिक्स देने हैं। अगर आप एंटीबायोटिक देते हो बिफोर द 9th डे ऑफ स्टेप फ्रेंजाइटिस, इट इज हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फर्स्ट अटैक रोमेटिक फीवर। इसे कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। पेशेंट का गला खराब हुआ, आपने डायग्नोज कर लिया कि ये स्ट्रेप फ्रेंजाइटिस है, और आपने विद इन 9 डेज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, तो ये बहुत इफेक्टिव है रोमेटिक फीवर को रोकने के लिए। इसे कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ये बेस्ट है। एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं, वो हैं एक तो पेनिसिलिन बी दे सकते हैं, बेंजाथीन पेनिसिलिन दे सकते हैं। अगर कोई पेनिसिलिन पेशेंट है, एथ्रोमाइसिन या एथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो बेंजाथीन पेनिसिलिन है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे ट्रीटमेंट का है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। मगर इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर किसी पेशेंट को सिर्फ आर्थराइटिस है या सिर्फ आर्थराइल्जी है, उस केस में आपने फौरन से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देने। अगर आप पेशेंट को पेन किलर्स दे देते हो, उससे क्या होगा कि उसकी जो पेन है रिजॉल्व हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है भी या नहीं, और वो तो एक मेजर क्राइटेरिया है। तो आपका डायग्नोसिस शायद मुश्किल हो जाए इसकी वजह से। तो जब तक डायग्नोसिस नहीं होता तब तक आपने इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देने। तो जो हम ड्रग्स देते हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट फेलियर में है या नहीं है। अगर पेशेंट को कार्डियाटिस है विदाउट कार्डियोमिगैली और कार्डियक फेलियर, तो हम देते हैं एस्पिरिन। पहले हम देते हैं 3 to 5 डेज के लिए, बाद में हम देते हैं फॉर अबाउट 2 months। अगर पेशेंट को कार्डियाटिस है और साथ कार्डियोमिगैली या कार्डियक फेलियर है, तब हम देते हैं पेडनिसिलोन। तो पहले हम पेडनिसिलोन देते हैं 2-3 वीक्स के लिए, फिर हम टेपर ऑफ करते हैं उसको, और उसके बाद जब हम टेपरिंग शुरू कर रहे होते हैं, फिर हम साथ एस्पिरिन देते हैं और साथ हम एंटी फेलियर ड्रग्स देते हैं। तो अगर पेशेंट को कार्डियाटिस प्लस कार्डियोमिगैली या कार्डियक फेलियर है, हमने स्टेरॉइड्स देने हैं। जब स्टेरॉइड्स टेपर करेंगे तो साथ हम एस्पिरिन देंगे और हम एंटी फेलियर ड्रग्स भी देंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अगर कोरिया है तो हम दे सकते हैं फिनोबार्बिटॉल, हेलोपेरिडोल या क्लोरप्रोमाजीन। ट्रीटमेंट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कीमोप्रोफिलैक्सिस। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की थी कि आपने डायग्नोज किया पेशेंट को स्ट्रेप फ्रेंजाइटिस है, आपने एंटीबायोटिक्स दिए बिफोर 9 डेज, पेशेंट जो है वो ट्रीट हो गया। अब क्योंकि डिजीज ट्रीट हो गई है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, रोमेटिक फीवर नहीं होगा। ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। फिर है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये वो पेशेंट है जिसको रोमेटिक फीवर हो चुका है, अब आपने रिकरेंस प्रिवेंट करनी है। तो उस केस में हम पहले रोमेटिक फीवर ट्रीट करेंगे और फिर हम उसको देंगे ड्रग्स ताकि रिकरेंस ना हो। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। जिन पेशेंट को एक एपिसोड हो चुका रोमेटिक फीवर का, उनको रिस्क है कि जब दोबारा उनका गला खराब होगा या दोबारा ग्रुप ए स्ट्रेप की इन्फेक्शन होगी,
तो दोबारा उनको रोमेटिक फीवर हो सकता है। रिकरेंस का रेट सबसे ज़्यादा होता है पहले 5 साल में, उसके बाद कम होता जाता है। और जिन पेशेंट्स को पहले एपिसोड में कार्डाइटिस नहीं हुआ, तो कम ही चांस है कि उनको नेक्स्ट एपिसोड में भी कार्डाइटिस होगा। लेकिन जिन पेशेंट्स को कार्डाइटिस हुआ था पहले एपिसोड में, तो उनकी लाइकली है कि नेक्स्ट रिकरेंस में भी उनको कार्डाइटिस होगा, और हर रिकरेंस के साथ रिस्क बढ़ता जाएगा कि उनको परमानेंट हार्ट डिजीज होगी। इसलिए प्रोफिलैक्सिस जरूरी है कि पेशेंट को हम परमानेंट हार्ट डिजीज से बचा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन पेशेंट्स को कोरिया होता है, सिर्फ कोरिया के साथ आते हैं और कोई सिम्टम नहीं है उनको, और उनको प्रोफिलैक्सिस नहीं देते, उनमें से 20% केसेस ऐसे होते हैं जो बाद में प्रेजेंट करते हैं विद रोमेटिक हार्ट डिजीज। इसलिए हर पेशेंट जिसको कोरिया है, सिर्फ कोरिया है, उसको हमने रोमेटिक फीवर की प्रोफिलैक्सिस देनी है। तो कीमो प्रोफिलैक्सिस के लिए कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? हम बेंजलिन जी दे सकते हैं या पेंजिथीन दे सकते हैं, एवरी 4 वीक्स देते हैं, या अगर हाई रिस्क सिचुएशन जैसे पाकिस्तान है तो एवरी 3 वीक्स, और ये IM दिया जाता है। दूसरी ऑप्शन है पेंसिलिन वी, जो कि 250 mg BD देते हैं ओरली, या सल्फाडायाजीन या सल्फेसॉक्साजोल, ये भी ओरल देते हैं। या अगर पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन को और सल्फोनामाइड को, उस केस में देते हैं मैक्रोलाइड्स या एजालाइड। तो कीमो प्रोफिलैक्सिस कितनी देर के लिए देनी है हमने? अगर पेशेंट को रोमेटिक फीवर हुआ है विदाउट कार्डाइटिस, यानी कि हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, हम देंगे या तो 5 साल के लिए, या जब तक कोई 21 साल का नहीं होता, इनमें से जो भी पीरियड ज़्यादा लंबा है। अगर रोमेटिक फीवर है विद कार्डाइटिस बट नो रिजिडल हार्ट डिजीज, यानी कि कार्डाइटिस हुआ है लेकिन कोई परमानेंट वॉल्व डैमेज नहीं है, उस केस में हम देंगे उसको 10 साल के लिए, या जब तक 21 साल का नहीं होता, इनमें से जो भी पीरियड ज़्यादा लंबा है। अगर रोमेटिक फीवर है विद कार्डाइटिस एंड रेसिडुअल हार्ट डिजीज, यानी इसको परसिस्टेंट वॉल्व डिजीज है, उसको कोई वॉल्व डिफेक्ट आ गया, हम या तो देंगे उसको 10 साल के लिए, या जब तक 40 साल का नहीं होता, जो भी पीरियड इनमें से लंबा है। कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्सिस देनी पड़ती है। तो कभी भी एग्जाम में ये पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट को रोमेटिक हार्ट डिजीज है, उसको क्या आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से अगेंस्ट प्रोफिलैक्सिस दोगे? अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर पेशेंट को रोमेटिक हार्ट डिजीज है लेकिन आपने कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल यूज नहीं किया, ना कोई आपने प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व उसमें है, उस केस में ज़रूरत नहीं है प्रोफिलैक्सिस की। अगर एक पेशेंट जो है उसको प्रोफिलैक्सिस मिल रही है अगेंस्ट रोमेटिक फीवर, अब उसको जरूरत पड़ गई है प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसमें क्या करेंगे हम? उस केस में आपने ड्रग चेंज करना है। आपने इसको ऐसा ड्रग देना है जो पेंसिलिन ना हो, पेंसिलिन के अलावा कोई ड्रग दे दो, क्योंकि जो ग्रुप ए स्ट्रेप है वो शायद रेजिस्टेंट हो चुके हो अगेंस्ट पेंसिलिन, तो आपने ड्रग चेंज करना है। प्रोग्नोसिस क्या है इसका? 50-70% केसेस विद कार्डाइटिस इन द फर्स्ट एपिसोड रिकवर विद नो रेसिडुअल हार्ट डिजीज। तो 50-70% केसेस जिनको हार्ट डिजीज हुई थी नेक्स्ट एपिसोड में, वो रिकवर कर जाते हैं विदाउट एनी हार्ट डिजीज। आर्थराइटिस इन कोरिया रिजॉल्व कर जाते हैं विदाउट एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म स्क्वेरिया जब होते हैं वो कार्डियक डिजीज से होते हैं, और अगर पेशेंट की ज़्यादा हार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो ज़्यादा रिस्क है कि उसको रेसिडुअल हार्ट डिजीज होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एरिसेपेलेस पे। एरिसेपेलेस एक रेयर ग्रुप पे इन्फेक्शन है जो कि इन्वॉल्व करती है डीपर लेयर ऑफ स्किन को और साथ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को। पेशेंट प्रेजेंट करता है विद अब्रप्ट हाई ग्रेड फीवर, साथ सेप्टिसेमिक फीचर्स होते हैं, और जो इन्फेक्टेड स्किन होती है वो रेड, स्वॉलन और बहुत टेंडर होती है, जैसे सेलुलाइटिस होता है उस तरह की पिक्चर होती है इसकी। मगर जो रेडनेस होती है ना एरिसेपेलेस में, वो शार्पली डिफाइंड होती है। उसके अलावा आपको शायद जो है ना मिले से रेड रेड सी स्ट्रीक्स जा रही हैं। ये रेड स्ट्रीक्स होती हैं लिम्फेंजाइटिस की वजह से है कि लिम्फ वेसल्स जो है ना वो इन्फ्लेम हो गई हैं। और अगर आप जो उसका आउटर एज है इन्फ्लेमेशन का, वहां से आप एस्पिरेट करते हो, उसमें आपको ग्रुप ए स्ट्रेप मिल जाता है। तो ये आपके पास पिक्चर है एरिसेपेलेस की, और आप देखो कि ना ये एरिया है इन्फ्लेम्ड, तो ये रेड है, एडिमेटस है, लेकिन आप देखो बहुत शार्प बॉर्डर है इसकी, शार्प लाइन है यहाँ पे कि ये इन्फ्लेम्ड है। और ये लोअर लिम्ब पे है तो देखो बहुत शार्प लाइन है यहाँ पे, जैसे कि ना ये एरिया सिर्फ जो इन्फ्लेम्ड है, ये एरिया स्वोलन है, रेड है, टेंडर होगा ये एरिया। तो ये फर्क है सेलुलाइटिस में और एरिसेपेलेस में। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। जो एरिसेपेलेस हैं और सेलुलाइटिस हैं, दोनों स्टेप पाइजीज से होते हैं, लेकिन स्टेप ऑरियस जो रेयरली सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। एरिसेपेलेस जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, साथ लिम्फेटिक वेसल्स को, जबकि सेलुलाइटिस जो है वो डीपर टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। एरिसेपेलेस के रिस्क फैक्टर्स में आता है प्रीसीडिंग थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे बताया था ये ग्रुप ए स्ट्रेप से होता है, और वहाँ तो फ्रेंजाइटिस पहले करता है। सेलुलाइटिस का जो रिस्क फैक्टर है वो है इंटरटिको या डीप फिशर, तो ये आपको फोकस मिलता है इन्फेक्शन का, कोई जगह होती है जहाँ से वो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं।
कॉमन साइट्स हैं फेस, ब्रिज ऑफ नोज, चीक्स। डायग्लोसोलेटस के जो कॉमन साइट्स हैं वो लोअर लिम्स हैं। एरिसेप्टस के जो मार्जिन हैं वेल डिफाइंड है, और जैसे ऑरेंज पील नहीं होता, थोड़े जो है ना रेज से लगते हैं वो। साइट्रस के जो मार्जिन इनडिस्टिंक्ट से होते हैं, पता नहीं चलता कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। एसेप्टस पे वेसिकल या बुलेट फॉर्मेशन हो सकता है। सोलेटिस में आमतौर पे नहीं होती, अगर बहुत सीवियर है तब बुलेट फॉर्मेशन हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, एक तो हमने जो है ना फुट को एलिवेट करना है और रेस्ट करना है उसको। दूसरा सैलाइन विद ड्रेसिंग लगानी है उन जगहों पे जो अल्सरेटेड हैं या नेक्रोटिक हैं। उसके अलावा हमने जो एंटीबायोटिक्स यूज की थी स्कारलेट फीवर में वो यूज करनी है, लाइक पेंसिलिन और मैक्रोलाइड्स, मगर ओनली फॉर 5 डेज। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डिजीज मिक्स होती है विद नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस। फर्क ये है कि एरिसेप्लस में जो एडीमा है वो ब्राइट रेड है, जबकि नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में डस्की सा ब्लूइश सी अपीयरेंस होती है उसकी। नेक्स्ट हम करते हैं डिप्थीरिया, जिसको उर्दू में खन्नाक कहते हैं। डिप्थीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। रिस्क फैक्टर्स हैं ओवरक्राउडिंग, पॉवर्टी, पोर हाइजीन, स्प्रेड करता है वाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन एक्सुडेट्स, और इसका 2 to 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे कॉमन डिप्थीरिया जो होता है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिप्थीरिया, और सबसे कॉमन साइट्स हैं फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, नोज एंड लैरिंक्स। जब टॉन्सिलर एंड फेरिंजियल डिप्थीरिया होगा उस केस में सोर थ्रोट हर केस में मिलेगा आपको, वो यूनिवर्सल है। फीवर इन अबाउट 50% केसेस, डिस्फेजिया, होर्सनेस, मलेज, हेडेक इन लेस देन 50% केसेस। दो जो आपको क्लासिक साइंस मिलेंगे इसमें वो होंगे बुलनेक अपीयरेंस, और दूसरा आपको मिलेगा सूडो मेम्ब्रेन। तो बुलनेक अपीयरेंस होती है जब पेशेंट को गर्दन के बहुत ज़्यादा डीमा होता है और साथ लिम्फ नोड्स लार्ज हो जाते हैं, तो बच्चे की गर्दन इतनी स्वेल हुई होती है, इतनी बड़ी सी गर्दन लगती है, उसको कहते हैं बुलनेक अपीयरेंस। दूसरा एक बड़ा ना एडहेरेंट सा स्टिकी सा सूडो मेम्ब्रेन होता है। टॉन्सिल से वो स्टार्ट करता है और फिर उससे वो स्प्रेड कर जाता है यूवुला को, सॉफ्ट पैलेट को, ओरोफेरिंक्स को, ग्लॉटिस को, और जो सूडो मेम्ब्रेन है वो यूवुला की पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। इस फोटो में नजर आ रहा है कि ये मेम्ब्रेन है, ये वाइट सा है, स्टिकी सा होता है, उतारो तो उसमें से खून निकलता है, और ये बड़ा हार्ड होता है, चमड़े जैसा होता है ये बुलनेक अपीयरेंस है। इसमें आप देखो कि नेक बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनलार्ज हुई हुई है एडीमा की वजह से और साथ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से। नोज भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें आपको मिल सकती है अल्सरेशन ऑफ द आउटर नोज प्लस अपर लिप्स। उस अलावा आपको मिल सकती है सीरोसैंगुइनस पुरलेंट राइनाइटिस प्लस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो इसमें हम नज़र आ रहा है कि ना ये एक मेम्ब्रेन सा बना हुआ है और इसके साथ साथ पुरलेंट राइनाइटिस भी होता है इसमें। लैंग्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है या फिर फेरिंक्स से एक्सटेंड कर सकता है, और इसमें आपको मिलता है होर्सनेस, स्ट्राइडर, डिस्निया और क्रूपी कफ। और जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से फिर लेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो अगर आप ये फोटो देखो, ये इसके जो है टॉन्सिल्स हैं, ये जो है ना इस पे डिप्थीरिया हुआ है, ये जो है ना इसमें मेम्ब्रेन नजर आ रहा है आपको, और ये जो ब्लैक एरो है ना ये शो कर रहा है कि लैरिंग्स में भी आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, जिससे फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कुछ। तो स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें एक सुपरफिशियल थिक सा नॉन हीलिंग अल्सर होता है विद ग्रे ब्राउन मेम्ब्रेन। तो ज़रा आपको एक अल्सर बना हुआ है जो काफ़ी डीप हो गया है, इसमें मेम्ब्रेन भी होता है। ज़्यादातर ये एक्सट्रीमिटी से मिलता है आपको, और साथ फिर पेन होती है, टेंडरनेस होता है, एथीमा भी होता है इसमें। उसके अलावा ए में हो सकता है जिससे ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। आई में भी हो सकता है जिसमें पर्लेंट एंड अल्सरेटिव कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है, या जनरल ट्रैक्ट में हो सकता है जिसमें पर्लेंट अल्सरेटिव वल्वोवेजाइटिस होगा। डायग्नोसिस के लिए या तो हम मेम्ब्रेन को कर सकते हैं, या फिर असेसमेंट ले सकते हैं उस एरिया का जो इन्वॉल्व है, लाइक नोज, थ्रोट, या फिर जो भी एरिया इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट में एक तो हम देंगे बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स जब तक कि एक्यूट फेज रिजॉल्व ना हो। दूसरा हम देंगे एंटी टॉक्सिन, ताकि जो टॉक्सिन बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और हम देंगे 20 to 10,000 यूनिट्स आफ्टर 20 to 100,000 यूनिट्स आफ्टर स्किन टेस्टिंग, क्योंकि ये जो एंटी टॉक्सिन है ये बनता है हॉर्स से, तो उससे ना पेशेंट को एनाफिलैक्सिस हो सकती है। तो पहले आपने स्किन टेस्टिंग करनी है, और अगर उसको रिएक्शन नहीं है तो आप दे सकते हो, अगर रिएक्शन हुई है तो फिर आपने पहले इसको एंटीहिस्टामिन्स देने हैं। एंटीबायोटिक्स हम देंगे उसको, हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन जी दे सकते हैं, और प्रोकेन पेनिसिलिन दे सकते हैं फॉर 14 डेज। और फिर उसके बाद हम एटलीस्ट 2 कल्चर्स देंगे फ्रॉम द नोज और थ्रोट, परफॉर्म 24 आवर्स अपार्ट, 24 आवर्स आफ्टर एंटीबायोटिक्स आर कंप्लीटेड। तो जब एंटीबायोटिक्स कंप्लीट हो जाएं उसके 24 घंटे बाद आपने 2 कल्चर्स देने हैं, एटलीस्ट 2 कल्चर्स, और उन कल्चर्स में भी कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। अगर कल्चर पॉजिटिव है फिर आपने मजीद एस्ट्रोमाइसिन देना है 10 डेज के लिए, और फिर आपने कल्चर रिपीट करना है। डिप्थीरिया की 2 मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, टॉक्सिक कार्डियोपैथी और टॉक्सिक न्यूरोपैथी। टॉक्सिक न्यूरोपैथी में आता है सॉफ्ट पैरालिसिस, पेन न्यूरोपैथीज और सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी। टॉक्सिक कार्डियोपैथी होती है 10 to 25% केसेस में,
और यूजुअली होती है आफ्टर 1 to 2 वीक्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। तो इसमें आपके पास जो पैथोजेनेसिस है डायलेटेड एंड हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी होती है, जिस वजह से होते हैं डिसरिथमिया एंड हार्ट फेलियर। ईसीजी करते हैं, ईसीजी पे आते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, एसटी एंड टी वेव चेंजेस, डिसरिथमियाज एंड हार्ट ब्लॉक्स। तो यूजुअली रिकवरी तो कंप्लीट होती है, लेकिन सीवियर डिसरिथमियाज की वजह से कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो शायद पेशेंट को बाद में पेसमेकर की जरूरत पड़े। टॉक्सिक न्यूरोपैथी में हो सकती है पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो कि होती है 2 to 3 वीक्स आफ्टर फेंजियल डिप्थीरिया। इसमें या तो लोकल पैरालिसिस हो सकता है सॉफ्ट पैलेट का, या वीकनेस ऑफ फ्रेंजियल, लेंजियल एंड फेशियल नर्व होती है, जिस वजह से एक तो आवाज नाक से आती है, स्वॉलिंग डिफिकल्टी होती है और एस्पिरेशन हो जाती है। सब कैरल न्यूरोपैथीज होती हैं, जो कि होती हैं इन द 5th वीक ऑफ इन्फेक्शन। इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व एंड सीरी प्रेसिस हो जाता है, जिस वजह से स्क्विंट, ब्लड विजन और डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन होती है। सबब होती है सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, जो कि 10 days to 3 months आफ्टर डिजीज होती है, और इसमें जो डिस्टल मसल वीकनेस होती है विद रिड्यूस्ड टेंडर फ्लेक्सिस। इसमें फाइंडिंग्स होती हैं बिल्कुल जीबीएस जैसी होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि देयर इज यूजुअली कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल रिकवरी। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिवेंशन। तो अगर एक एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट है, यानी एक बंदा है जो कि इन कॉन्टैक्ट रहा है डिप्थीरिया के पेशेंट के साथ, लेकिन उसको खुद कोई सिम्टम्स नहीं है, तो एक तो पेशेंट को मॉनिटर करेंगे फॉर 7 days, और हम कल्चर लेंगे फ्रॉम द नोज, थ्रोट एंड एनी स्किन लीजन। जो मर्जी कॉन्टैक्ट हो, चाहे इम्यूनाइज्ड हो चाहे ना हो, उन सबको आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। कॉन्टैक्ट शुड बी गिवन एंटीबायोटिक्स रिगार्डलेस ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टेटस। आप एथ्रोमाइसिन दे सकते हो या बेंजाथीन दे सकते हो। और जिन पेशेंट को बूस्टर डोज नहीं मिली विद इन 5 years, उनको आपने डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन भी लगानी है। तो इसमें आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स और डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन। नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। ये वो लोग हैं जो कॉन्टैक्ट थे डिप्थीरिया पेशेंट के, लेकिन इनमें सिम्टम्स कोई नहीं थे। जब कल्चर किया है तो इनका कल्चर पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स कोई इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन खुद सिम्टम्स कोई नहीं इनको। तो इन पेशेंट्स को एक तो हमने आइसोलेट करना है, डॉक्टर प्रिकॉशन देनी है, अब कहेंगे मास्क पहनो, हम इनको एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर 10 days। एंटीबायोटिक्स खत्म होने के 24 घंटे बाद हम 2 कल्चर करेंगे थ्रोट के नोज के 24 आवर्स अपार्ट। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में पेशेंट से कहेंगे अब आपकी आइसोलेशन खत्म हो गई है। उसके अलावा हम डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन देंगे अगर बूस्टर विद इन 1 year नहीं मिला है इसको। अगर पेशेंट जो है ना उसका कल्चर पॉजिटिव आया था 2 weeks बाद भी, तो फिर हम दोबारा कल्चर करेंगे आफ्टर 10 days ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। डिजीज प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन करेंगे। अगर पेशेंट की एज 6 weeks to 6 years है, हम डी टैप देंगे एट 2, 4 and 6 months ऑफ एज। 4th डोज हम देंगे 15 to 18 months ऑफ एज, और बूस्टर हम देंगे एट 4 to 6 years ऑफ एज। अगर किसी पेशेंट को पर्टुसिस वैक्सीन मना है तो हम उसको डीटी वैक्सीन देंगे। अगर पेशेंट 7 साल से बड़ा है तो हम 2 डोजेस देंगे 4 weeks अपार्ट। पहली डोज टी डैप और दूसरी डोज जो है वो टी डी या टी डैप होगी, और थर्ड डोज हम देंगे 6 months आफ्टर सेकेंड डोज। अब एक बात ये पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट को डिप्थीरिया हो गया है, तो क्या उस पेशेंट को अब हम डिप्थीरिया वैक्सीन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? इसका जवाब ये है कि आपने उसको वैक्सीन देनी है, और आपने उसका प्राइमरी सीरीज पूरा, आपने उसका वैक्सीन कोर्स पूरा करना है, क्योंकि सारे पेशेंट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज नहीं डेवलप करते अगेंस्ट द टॉक्सिन्स। तो क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप नहीं करती, इसलिए दोबारा भी हो सकता है। तो जिस पेशेंट को डिप्थीरिया हो भी गया है, उसके बावजूद आपने उसको वैक्सीन लगानी है और वैक्सीन कोर्स पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइसीरिया मेनिंजाइटिस से। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस जो है ये किडनी शेप इनकैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, और ये स्प्रेड होता है वाया एरोसोल ड्रॉपलेट्स और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। जैसे कि बच्चे हैं वो पानी की बोतल शेयर करते हैं या कोई चम्मच वगैरह शेयर कर लेते हैं, उससे स्प्रेड हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेनिंजाइकोकल डिजीज होती है वो होती है इन इन्फेंट्स बिलो 1 year ऑफ एज। उसके बाद जो दूसरी पीक होती है वो एडोलसेंट्स में होती है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है नाइसीरिया एक्वायर करने का, वो है डिफिशियंसीज ऑफ प्रोपेरडिन, फैक्टर डी और टर्मिनल कंपोनेंट। और इन पेशेंट्स में मोर देन 1000 टाइम्स हायर रिस्क है कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। उसके अलावा किसी किस्म की अगर एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एसएलई हो गया, हेपेटिक फेलियर हो गया, कोई वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गई, या फिर स्टूडेंट्स डॉर्म से रहते हैं, तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है।
और अक्सर वो पूछते हैं कि जो है ना, अक्सर जवाब वो जो मांगते हैं वो होता है टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये मेनिंजोकोकस जो है जो बॉडी को इन्वेड करता है, तो ये कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स में बनाता है फिब्रिन क्लॉट्स। ये जो फिब्रिन क्लॉट्स हैं ये फिर कॉज करते हैं फोकल हेमरेज और साथ नेक्रोसिस। तो जो फेटल केसेस हैं उसमें ज़्यादातर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो हार्ट होता है, सीएनएस होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। जब स्किन इन्वॉल्व होती है तो फिर पर्परा फिल्मेनाइज की तरह प्रेजेंट करता है वो। मोर देन 50% जो फेटल केसेस होते हैं उन्हें मायोकार्डाइटिस मिलता है आपको। और एक और सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं वाटर हाउस फ्रीड्रिक्सन सिंड्रोम। इसमें ऐसा होता है कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हेमरेज होती है जिसकी वजह से फिर एडिसन डिजीज हो जाता है। क्लिनिकली ये चार मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट करता है। इनमें से एक है एक्यूट मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया, और ये सेप्टिसीमिया बिल्कुल वैसी है जैसे कोई और प्रेजेंट करता हो, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया है या कोई और है। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद फीवर, फेंजाइटिस, माइल्जियास, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, और 7% केसेस में ऐसा भी होता है कि इतना उनको पेन होता है कि वॉक नहीं करते। 10% केसेस में एक मैकुलर पेपुलर रैश होती है। सेकेंड प्रेजेंटेशन है इसकी परमानेंट मेनिंजोकोक्सीमिया, और ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो पेशेंट इनिशियली प्रेजेंट करते हैं फीवर के साथ, और विद इन अ फ्यू आवर्स वो सेप्टिक शॉक हो जाता है। एक अर्ली साइन इसका होता है कि हाथ पांव ठंडे होते हैं और स्किन कलर एबनॉर्मल होता है। 80% केसेस में होता है नॉन ब्लैंचिंग पर्टिकुलर रैश, जैसे कि इस फोटो में नजर आ रही है आपको। जब सेप्टिक शॉक होता है उसके साथ पटीके होते हैं, पर्परा होते हैं, जिसको पर्परा फिल्मेनाइज कहते हैं, पर पेरिफेरल परफ्यूजन होती है, टेकिकार्डिया होता है, टिकिपनिया होता है, हाइपरटेंशन कोमा होता है। तो आपके पास जब सेप्टिक शॉक है उसके साथ आपको पटीके पर्परा मिल रहे हैं तो इट कैन बी ड्यू टू मेनिंजोकोक्सीमिया। उसके अलावा एसिडोसिस, एड्रिनल हेमरेज, हाइपोकलीमिया, रीनल फेलियर और माइकार्डियल फेलियर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बताया था कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एक और प्रेजेंटेशन है क्रॉनिक मेनिंजोकोक्सीमिया। ये काफ़ी रेयर है और अक्सर प्रेजेंट करता है विद फीवर, हेडेक, आर्थराइडिया, स्प्लेनोमेगाली, या फिर कोई रैश होती है, मैकुलर या पर्टिकुलर रैश हो सकती है। जिनमें फीचर्स इंटरमीडिएट होते हैं और 1-2 महीने तक रहते हैं, लेकिन पेशेंट जो है ना वो सिक नहीं होता, एक्टिव होता है, ब्लड कल्चर मतलब पॉजिटिव आ जाता है। अब इन पेशेंट्स में या तो रिजॉल्व हो जाते हैं ये, या फिर जो है ना मेनिंजाइटिस में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस लास्ट प्रेजेंटेशन है मेनिंजाइटिस, जो कि बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट करता है जैसे कि कोई और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस प्रेजेंट करता है। इसमें हम लैब्स जाके करा सकते हैं, हम सीबीसी करते हैं। हमें जो है ना ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, और मेजॉरिटी आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। प्लेटलेट्स अक्सर कम मिलते हैं। ईआरसी सीआरपी रेज्ड होगा, एल्बुमिन लो होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटिक मिल सकता है आपको। एबीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसकी एक वजह ये भी है कि आपके पास एड्रिनल हेमरेज हुआ है तो आपके पास एड्रिनल फेलियर हुआ हुआ है। पीटीपीटी जो है वो रेज्ड होगा अगर डीआईसी है, फिब्रिनोजन कम होगा डीआईसी में। ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव इन 67% केसेस, सीएसएफ कल्चर इज पॉजिटिव इन लेस देन 50% केसेस, और सीएसएफ आरई पे इन मोर देन 75% केसेस आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ जाएगा। पीसीआर जो है बहुत अच्छा टेस्ट है, सेंसिटिव भी है और स्पेसिफिक भी है। अब लास्ट वाला पॉइंट देखने वाला है, रेज्ड सीआरपी विद फीवर एंड पेटीके आर सजेस्टिव ऑफ मेनिंजोकोकल डिजीज। तो आपके पास एक पेशेंट है, उसको फीवर है और पटीके हैं, सीआरपी रेज्ड है, तो आपको दिन में आना चाहिए कि ये मेनिंजोकोकस हो सकता है। ट्रीटमेंट हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो स्पोर्टिव करेंगे। स्पोर्टिव में हमने देखना है कि जो है ना वो उसकी सैचुरेशन कितनी है, उसकी पल्सेस कैसी हैं। तो पहले हम एयरवे चेक करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो गया है तो उसकी टंग फॉल कर सकती है, एयर ब्लॉक हो सकता है। हम सैचुरेशन चेक करेंगे, अगर सैचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन देंगे, फ्लूइड्स देंगे और आइनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे अगर पल्सेस वीक हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके अलावा जो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज है वो ट्रीट करनी है हमने। और अगर किसी पेशेंट में शॉक भी है और साथ रेज भी है, उस केस में आपने शॉक को करेक्ट तो करना है मगर ध्यान से करना है ताकि जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो ना डिस्टर्ब हो। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जाने से शॉक करना है, आपने बहुत रैपिडली नहीं करना है इसको। ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक पेनिसिलिन जी, सेफ्ट्रेक्सोन, एम्पिसिलिन फॉर 5 to 7 days। अगर पेशेंट को सीवियर डिजीज है या एलर्जी के पेनिसिलिन से तो हम क्लोरामफेनिकोल रोमेंडम दे सकते हैं। हम स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, लाइक डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। स्टेरॉइड्स या तो हम एंटीबायोटिक की फर्स्ट डोज के साथ देते हैं या बिफोर एंटीबायोटिक्स देते हैं।
लेकिन ये बात याद रखनी है कि मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया में रूटीनली स्टेरॉइड रिकमेंडेड नहीं है। कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सारी हो सकती हैं, लाइक फोकस इन्फेक्शन लीडिंग टू सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड स्कारिंग, ड्राई गैंग्रीन, एड्रेनल हेमरेज, आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, निमोनिया, रीनल फेलियर। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक डेफनेस, cerebral thrombosis, brain abscess, ataxia, blindness, cranial palsy and hydrocephalus। ये वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होती हैं। इसकी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है ताकि ये डिजीज मजीद स्प्रेड ना हो, इससे आउटकम जो है बहुत बुरा हो सकता है। तो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस रिकमेंडेड है फॉर ऑल हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट्स, डे केयर नर्सिंग स्कूल कॉन्टैक्ट्स, anyone in contact with patients or patients during 7 days before onset of illness। तो आपने किस किस को देनी प्रोफिलैक्सिस? एक आप देनी है वो जो भी कॉन्टैक्ट था उस पेशेंट से जो घर में रहता है, या जो डे केयर में उसके साथ था, या नर्सरी में था, या स्कूल में था, या कोई पेशेंट जिसने उसके साथ जो उसके ऑल सिचुएशन कॉन्टैक्ट में था, लाइक जिसने उसको गिलास शेयर किया, यूटेंसिल शेयर की हो। बेसिकली सारे घर के फर्द आ जाते हैं, और स्कूल के भी जो मेंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा आपने उनको भी देना है प्रोफिलैक्सिस जिन लोगों को मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन हुई थी मगर उनको ट्रीट किया था पेनिसिलिन से या एम्पिसिलिन से, क्योंकि ये ड्रग्स जो है ना नेसोफेरिंजियल कैरिज को खत्म नहीं करते। तो जिन पेशेंट्स को मेनिंजोकोकस हुआ था और उनको पेनिसिलिन पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन ट्रीट किया था, चांस है कि वो कैरियर्स होंगे, उनको भी आपने प्रोफिलैक्सिस देनी है। और आइडियली जो है ना आपको प्रोफिलैक्सिस देनी चाहिए विद इन 24 आवर्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। तो जिस बंदे को जब एक बच्चा है घर में, जब उसको मेनिंजाइटिस हो गया है, विद इन 24 आवर्स आपने सारे कॉन्टैक्ट्स को प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर देनी है। प्रोफिलैक्सिस के लिए हम जो ड्रग्स रिकमेंड करते हैं, रिफैम्पिन है जिसके 2 days के कोर्स होता है, सेफ्ट्रैक्सोन जिसका सिंगल डोज होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जिसका सिंगल डोज होता है, और एजिथ्रोमाइसिन उसका भी सिंगल डोज होता है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन है MACWY, और यूजुअली सिंगल डोज दी जाती है एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। साथ बूस्टर देते हैं एट एज ऑफ 16 ईयर्स। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उस केस में हम 2 डोजेज देते हैं इस वैक्सीन की 8 weeks अपार्ट आफ्टर 2 years एज, फिर हम बूस्टर देते हैं आफ्टर 5 years। अगर कोई पेशेंट उसका इंक्रीज एक्सपोजर है उस केस में हम सिंगल डोज देंगे आफ्टर 2 years ऑफ एज, और बूस्टर देंगे आफ्टर 5 years। पोर प्रोग्नोसिस साइंस हाइपोथर्मिया या एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया, हाइपोटेंशन, शॉक, पर्पल fulminans, सीजर्स, ल्यूकोपेनिया, fulminant meningococcemia, thrombocytopenia, DIC, acidosis, या हाई लेवल्स ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। नेक्स्ट हम करते हैं बोर्डरलाइन पर्टुसिस, जिसकी वजह से पर्टुसिस होता है, जिसको हम उर्दू में काली खांसी कहते हैं। तो टिपिकली ये होता है जून से सितंबर तक, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 12 days। यूजुअली 3 स्टेज होते हैं, एक कैटहेलो स्टेज होता है, एक प्रोजेनिटल स्टेज होता है, और एक कॉन्वलेसेंट स्टेज होता है। कैटहेलो स्टेज बिल्कुल जैसे आम नज़ल काम होता है वही होता है। इसमें लो ग्रेड फीवर, स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, रेनोरिया, नाक बहती है, हल्का बुखार होता है, छींकें आती हैं, लगता है जैसे बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन है, और 1 to 2 weeks लास्ट करता है ये। फिर आता है प्रोक्सिज्मल स्टेज, इसमें कफिंग होती है, ये 2 to 4 weeks लास्ट करता है, और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, और अचानक जो है ना वो खांसी शुरू करता है, और खांसते ही जाता है, एक ही सांस में मुसलसल खांसते ही जाता है, खांसते ही जाता है। और वो इतना खांसता है कि जुबान उसकी बाहर आ जाती है, आंखें उसकी जाने लगता है बाहर आ गई हैं, चेहरा उनका नीला हो जाता है, और जो है ना फिर अचानक जब वो सांस लेता है तो अचानक वूप की आवाज आती है, और इतना खांसता है बच्चे कि वो थक जाता है। अक्सर इस बात वॉमिटिंग होती है, और बहुत थिक सा म्यूकस निकालता है। ये एक वूफिंग कफ की वीडियो है। इसमें ये नोट करना है, बच्चा जब खांसता है बहुत ज्यादा तो अचानक वो जब सांस खींचता है तो एक सी आवाज आती है, वूपिंग सी आवाज आती है, तो इसलिए इसको कहते हैं वूपिंग कफ। आप देखें कि ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 सेकंड की थी। इन 10 सेकंड में से तकरीबन 30-40 दफा कफ की है। तो इतना ज्यादा बच्चे जो है ना कफ करते हैं, और इसको कहते हैं प्रोक्सिज्म हो रहा है कफ का इसको।
फिर उसके बाद आते हैं कॉन्वेलेसेंट स्टेज, जो मोर देन 2 वीक्स लास्ट करता है, और इसमें ग्रेजुअली जो है ना पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करता है। एक तो जो है ना कफ के एपिसोड्स कम होते हैं, सीवियरिटी कम होती है, और सारा ड्यूरेशन जो है ना उसकी कम हो जाती है। एग्जामिनेशन पे कोई इतना बेनिफिट नहीं होता, कोई खास हमें चीज़ नहीं मिलती। पटीके और कंजक्टिवल हेमरेज है वो कॉमन है, क्योंकि बच्चा जब कफ करता है तो उससे जो है ना फिर प्रेशर, इंट्रास्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, और कुछ जो है ना वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। जो बच्चे 3 माह से कम होते हैं उनमें डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। एक तो जो कैथेड्रल स्टेज है जिसमें नज़लो काम होता है, इनको बहुत थोड़ी देर रहता है वो, फॉर जस्ट अ फ्यू डेज। उसके बाद बच्चा जो है ना वो अचानक चोक करता है, गैग कर रहा होता है या गैस कर रहा होता है, उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और लगता है इसका ना सांस बंद हो रहा है। तो वो जो है ना ऐसे करते हैं, सांस बंद हो रहा है, उसको मुश्किल से सांस खींच खींच के दे रहा होता है, हाथ पाँव मार रहा होता है, लगता है कि बच्चे का ना सांस बंद होने वाला है, शायद एपनिया हो या साइनोसिस हो। कफ शायद प्रोमिनेंट ना हो, और वुप की आवाज अक्सर होती ही नहीं है। तो ये चीज ख्याल करनी है कि फॉर इन्फेंट बिलो 3 मंथ्स अगर किसी पेशेंट को एपनिया के स्पेल्स भी हो रहे हैं ना, तब भी आपने पर्टुसिस सोचना है। दूसरा, प्रोक्सिमल एंड कन्वेंशनल स्टेज लेंथी होते हैं। तो ये जो फेज है प्रोक्सिज्म का, और जो रिकवरी फेज है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है स्टेज में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोक्सिज्म है ये लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है? तो जो प्रोक्सिज्म्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, वो एक तो लेस देन 45 सेकंड लास्ट करते हैं, पेशेंट का फेस रेड होता है, ब्लू नहीं होता। अगर आप सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हो तो जब उसकी कफिंग रुक जाएगी तो सैचुरेशन ठीक हो जाएगी उसकी दोबारा। पेशेंट को जो है ना कफिंग के बाद थक जरूर जाएगा मगर बेहोश नहीं होगा, थक जाएगा सो जाएगा मगर ये नहीं होगा बिल्कुल बेहोश हो जाए वो। दूसरा, वो खुद जो है ना बलगम का प्लग निकालेगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, पेरिकार्डिया भी हो सकता है लेकिन नॉट लेस देन 60। इससे कफिंग की और भी कॉजेज हो सकती हैं। एडिनोवायरस भी हो सकता है जिसमें साथ फीवर, सोर थ्रोट और कंजक्टिवाइटिस होगा। माइकोप्लाज्मा हो सकता है जिसमें आपको कैपिटेशन मिलेंगे ऑस्कल्टेशन पे। क्लामाइडिया टोकोमेटिस हो सकता है जिसमें स्टैकेटो कॉफ होती है, वो रुक के खांसी करता है। पर्लेंट कंजक्टिवाइटिस होता है, टिकिपनिया, क्रेप्स एंड ब्रोंकाई होते हैं, या आरएसवी होता है जिसमें ब्रोंकोलाइटिस मिलता है आपको। तो हम पर्टुसिस कब सस्पेक्ट करेंगे? एक तो अगर एक पेशेंट को कफ है, लेकिन कफ के साथ उसको ना फीवर है, ना सोर थ्रोट है, ना कोई रैश है, मलेज है, माइल्जिया, होर्सनेस, टिकिपनिया, वीजिंग, ये कुछ नहीं है, तब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। या अगर पेशेंट को 14 डेज से ज़्यादा कफ है, प्लस इन तीन में से कोई एक हो गया, 14 डेज कफ प्लस प्रोक्सिज्म्स, वुप, या वॉमिटिंग आफ्टर कफ, अगर इन तीनों से कोई एक फैक्टर भी है तो ये 81% सेंसिटिव है फॉर पर्टुसिस। और अगर बच्चा अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है, उस केस में अगर बच्चे को गैगिंग, गैस्पिंग, एपनिया, साइनोसिस हो रहा है, तब हमारे में होना चाहिए कि दिस कैन बी पर्टुसिस। सीबीसी में जो स्ट्राइकिंग चीज मिलती है हमें, डब्ल्यूसी काउंट बहुत ज्यादा होता है, 15,000 से 1 लाख तक हो सकता है ड्यू टू लिम्फोसाइटोसिस। अगर किसी पेशेंट में डब्ल्यूसी काउंट मोर देन 90,000 है और प्लेटलेट्स मोर देन 550,000 है, तो उन पेशेंट्स का एक तो ज्यादा सीवियर कोर्स होता है और डेथ का भी रिस्क ज्यादा होता है। एक्सरे इतना बुरा नहीं होता, माइल्डली एबनॉर्मल विद पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स और एडिमा। उसके अलावा निमोथोरैक्स, नीमोमेरिएस्ट्रनम, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा भी हो सकता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कल्चर है, और कल्चर का अपने स्पेसिफिक लेना है फ्रॉम डीप नेसोफैरिंजियल एस्पिरेशन। तो हम सक्शन करेंगे और उससे हम सैंपल लेंगे, उससे कल्चर करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखनी है कि ओनली 20% कल्चर्स आर पॉजिटिव इन इम्यूनाइज्ड पेशेंट्स, तो शायद सिर्फ 20% पॉजिटिव आए। हिस्टोलॉजी की जा सकती है, जो आईजी एंटीबॉडी है अगेंस्ट पर्टुसिस टॉक्सिन, वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा रेज्ड है वो, और ये मोस्ट सेंसिटिव है इन इम्यूनाइज पेशेंट्स। जैसे हमने बात की थी कल्चर तो 20% में पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में हिस्टोलॉजी जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है। पीसीआर बहुत इफेक्टिव नहीं है, पीसीआर भी सिर्फ 20% इम्यूनाइज पेशेंट पॉजिटिव आती है। तो इम्यूनाइज पेशेंट्स में हिस्टोलॉजी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर पेशेंट इम्यूनाइज नहीं है तो कल्चर और पीसीआर बहुत हेल्पफुल है। ट्रीटमेंट में हमने किसी पेशेंट को एडमिट करना है जिसकी एज 6 मंथ से कम हो, क्योंकि इनको रिस्क होता है एपनी का भी, साइनोसिस का भी। हमने एडमिट करना है किसी पेशेंट को जो मर्जी एज हो, जिसको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, या जो हाई रिस्क पेशेंट है, लाइक प्रीमेच्योर बेबी जिसको कोई कार्डियक डिजीज है, कोई रेस्पिरेटरी, मस्कुलर या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। उस लेवल पेशेंट को रेस्पिरेटरी आइसोलेशन रखना है, हम उसको जो है ना मास्क पहनाएंगे और हम उसको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन देंगे। दूसरा, हम इसको डिमली लाइटिंग कंफर्टिंग एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो जो है ना एकदम स्टार्टल ना हो और उसी वजह से एकदम कफिंग स्टार्ट हो जाए उसको। अगर एपनी है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, और एंटीबायोटिक्स में हम देंगे मैक्रोलाइड्स, स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन फॉर 5 डेज। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एपनिया, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टाइवल, पेटर्न या सीनस हेमरेज, निमोथोरैक्स, अम्बिलिकल हर्निया,
pulmonary hypertension, seizures, epistaxis या PTK। प्रिवेंशन में एक तो उन पेशेंट को स्कूल नहीं भेजना जब तक कि वो 5 डेज एंटीबायोटिक्स नहीं लेता। दूसरा, हर कॉन्टैक्ट को आपने एजिथ्रोमाइसिन देनी है, चाहे उसकी जो मर्जी एज हो, चाहे इम्यूनाइज्ड हो या ना हो, चाहे कोई सिम्टम्स हो या ना हो, हर कॉन्टैक्ट को आपने एजिथ्रोमाइसिन देना है। वैक्सीन भी दी जा सकती है प्रिवेंशन के लिए। अगर एज 7 साल से कम है तो डीटैप वैक्सीन देते हैं, ये बूस्टर डोज देते हैं, और स्केड्यूल है 4 डोजेज एट 2, 4, 6 एंड 15 to 18 months। अगर बच्चा 9 साल से बड़ा है तो हम देते हैं सिंगल डोज ऑफ टीडैप वैक्सीन। उसका प्रोफिलैक्सिस का जो स्केड्यूल है, हम एथ्रोमाइसिन देते हैं, और ये डोजेज और स्केड्यूल्स का फर्क है कुछ। नेक्स्ट हम करेंगे सैल्मोनेला टाइफी। तो हम बात करेंगे एंटेरिक फीवर के बारे में, जो ये कॉज होता है बाय सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी इन रेशियो ऑफ 10 to 1। इन्फेक्टिव डोज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 to the power of 5 यानी कि 1 लाख ऑर्गेनिल्स भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन इज बाय फीको ओरल रूट यानी कि वाया फ्लाइज, फूड एंड फॉर्माइट्स। और इसमें जो आपको सिंड्रोम मिलता है वो फीवर का है विद सिस्टमिक सिम्टम्स caused by release of pro-inflammatory cytokine from the infected cells। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस का भी। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को HIV होता है या जिनको H. pylori होता है, उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। तो बैक्टीरिया एंटर होता है थ्रू द बॉडी वाया फीको ओरल रूट। तो पेशेंट इंजेस्ट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया गट में जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को पास करता है, और फिर एंटर करता है मेसेंटेरिक लिम्फोइड सिस्टम को और लिम्फेटिक्स को। वहां से फिर एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम को। तो ये फर्स्ट बैक्टीरिया है, ये सिम्टोमेटिक होता है, उसमें कल्चर नेगेटिव होता है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है कॉलोनाइज करता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को, और मैक्रोफेज के अंदर जो है ये डिवाइड करता है, और फिर दोबारा ब्लड में जाता है ये, और ये होता है सेकेंड बैक्टीरिया, और तब आके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में आता है पहले तो नॉन वेस्टर्न टाइफॉइड फीवर, और ये टाइफॉइड फीवर है विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, और इट इज सेंसिटिव टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स यानी कि क्लोरम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल एंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स with or without resistance to second line drugs like fluoroquinolones। तो नॉन रेजिस्टेंट जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स और थर्ड जनरेशन स्पेरोस्पोरिन्स को सेंसिटिव है with or without resistance to second line drugs। फिर आते हैं MDR टाइफॉइड फीवर जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। अगेन टाइफॉइड फीवर caused by सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी and it is resistant to first line drugs with or without resistance to second line drugs। तो अगर जो है टाइफॉइड फीवर वो फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट है, हम कहेंगे ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। फिर आते हैं XDR जो है वो रेजिस्टेंट है टू फर्स्ट, सेकंड लाइन ड्रग्स एंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स। तो ये डेफिनेशन है और ये हमें आनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में MDR और XDR टाइफॉइड फीवर काफी ज्यादा है। जो सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर है एंटेरिक फीवर का वो है हाई ग्रेड फीवर जो कि 95% केसेस में होता है, और कोटेड टंग जो कि 76% केसेस में होती है, एज वेल एज एनोरेक्सिया। जिन पेशेंट को XDR या MDR एंटेरिक फीवर है उनके सिम्टम्स भी ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस का भी ज़्यादा रिस्क होता है, और पेशेंट्स ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। अब टाइफॉइड फीवर में जो फीवर पैटर्न है वो होता है स्टेप वाइज। तो इसमें इनिशियली ऐसा होता है कि पेशेंट को जाना बुखार होता है और सुबह तक उतर जाता है वो। तो इनिशियली ये होता है पेशेंट को 102 बुखार हुआ लेकिन सुबह उतर गया, फिर अगले दिन सुबह 102 बुखार हुआ फिर उतर गया। और इसमें फिर चीज़ होती है स्टेप वाइज पैटर्न। इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ना उसको एक दिन बुखार हुआ 101, दवाई दी तो 99 पे पहुंच गया। नेक्स्ट डे जो है उसका बुखार 102 पे जाता है लेकिन कम होकर भी 100 पे जाता है। उसके बाद उसका बुखार होता है 103 का और कम होकर 101 पे आ जाता है। तो ये ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है बुखार उसका, और फिर ग्रेजुअली जो है ना ये बुखार कंटिन्यूअस हो जाता है, कम होता ही नहीं है। तो ये टिपिकली जो है ना इसका पैटर्न है स्टेप वाइज। इनिशियली इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज का। उसके बाद फर्स्ट वीक में GI सिम्टम्स आते हैं लाइक कोटेड टंग, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कोटेड टंग है। कुछ पेशेंट्स में सीवियर राइट अपर कॉर्नर पेन होती है। जब पायर्स पैचेस इन्फिल्ट्रेट होते हैं उससे बाउल नैरो होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ पेशेंट में ड्राई कफ होती है, डल फडल हेडेक होती है, डिलीरियम होता है, और साथ स्टूपरस मेलेज होता है, यानी कि ना वो थोड़ा सा जो ना बेहोश नींद बेहोशी मिलते हैं वो। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक जो फीवर है वो 103 104 पे कंटिन्यूअस चल रहा होता है। फर्स्ट वीक में रोज स्पॉट्स ही मिलते हैं,
ये पिंक पिंक से ट्रंकल स्पॉट्स होते हैं, ब्लैंचिंग होते हैं, 1 to 4 सेंटीमीटर साइज होते हैं। जैसे अगर आप ये देखो, कुछ कुछ स्पॉट्स हैं ट्रंक पे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं ये, यूजुअली लेस देन 5 इन नंबर, और विद इन 2 to 5 days खत्म भी हो जाते हैं। एंड दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एम्बोलाई इन द स्किन। सेकेंड वीक में डिजीज एडवांस करती है, साइन सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है, और इस स्टेज में मिलता है आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। इसके साथ साथ मिलता है आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और डायकोटिक पल्स। अब रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ऐसा होता है कि नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनको फीवर होता है, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फीवर उनका हार्ट रेट 10 बीट पर मिनट बढ़ जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर में ऐसा नहीं होता। टाइफाइड फीवर में फॉर एवरी डिग्री ऑफ फीवर इतना हार्ट रेट नहीं बढ़ता। तो पेशेंट का रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, उसका हार्ट रेट वैसे रेज्ड है मगर नॉट एज मच एज होना चाहिए। और साथ डायकोटिक पल्स, इसका मतलब ये है कि आपको 2 बीट्स महसूस होती हैं पल्स में, और सेकंड बीट पहले से वीक होती है। थर्ड वीक तक पेशेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है, एनर्जिक होता है, और इसका काफी ज्यादा वेट लॉस हो रहा होता है। इस फेज में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, टाइगर से रेड होते हैं, पल्स वीक होती है, टिकिट नहीं होता है उसको, और चेस्ट में आपको क्रैकल्स मिलते हैं लंग बेसिस पे। पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल टेंशन विद डायरिया होता है, टाइफाइड शेड हो सकता है, विच मींस एपेथी, कंफ्यूजन एंड साइकोसिस, यानी कि मेंटल फीचर्स आ रहे हैं। अगर नेक्रोटिक पार्ट पैचेस हो गए तो फिर पेट्रोनाइटिस और परफोरेशन हो सकती है। उसके अलावा ओवरवेलमिंग टॉक्सीमिया, मायोकार्डाइटिस और जीआई बी की वजह से डेथ भी हो सकती है। थर्ड वीक सबसे क्रिटिकल फेज है, जहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और सबसे डेथ का रिस्क भी होता है। अगर पेशेंट फोर्थ वीक तक जिंदा रहे तो फिर फीवर, मेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल टेंशन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होते हैं। उस बावजूद इंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वीकनेस एंड वेट लॉस जो है वो महीनों तक रहती है, और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कैरियर बनते हैं सैल्मोनेला टाइफी की, जिसकी एक मशहूर जो एग्जांपल है वो है टाइफॉइड मैरी। तो लैब में सीबीसी में डब्ल्यूसी आमतौर पे कम मिलता है, लेकिन रेस्ट भी हो सकता है, खासतौर पे छोटे बच्चों में। अगर प्लेटलेट्स कम है, इट मीन्स के स्वीलनेस है और शायद डीआईसी हो रहा हो। और जो हम टेस्ट करते हैं कल्चर एंटीबॉडीज, इसका ना एक निमोनिक होता है बासु। तो फर्स्ट वीक में हम करते हैं ब्लड कल्चर, जो कि 40-60% पॉजिटिव है, नहीं तो बोन मैरो सीएस जो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। सेकेंड वीक में रिकमेंडेड टेस्ट थे विडाल टेस्ट और टाइफी डॉट, लेकिन टाइफी डॉट में इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है और अब रिकमेंडेड भी नहीं है ये। टाइफी डॉट रेट 26.7% सेंसिटिव था और 61.5% स्पेसिफिक था, तो अब रिकमेंडेड भी नहीं है ये, तो पहली वीक इतना अच्छा नहीं था ये। थर्ड वीक में स्टूल सीएस, फोर्थ वीक में यूरिन सीएस। एलएफटीज रेज होते हैं हेपेटाइटिस हो, और अगर आप रोज स्पॉट बायोप्सी करो तो आपको कल्चर मिल सकता है इन 63% केसेस। पीसीआर जो है उससे रैपिड डायग्नोज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट हमने डिवाइड किया है अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर में और सीवियर टाइफाइड फीवर में। तो अगर किसी को अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर है और उसका स्ट्रेन सेंसिटिव है तो हम क्लोरामफेनिकोल या मॉक्सिल देंगे। अगर एमडीआर है तो हम ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या स्ट्रेक्सिम देंगे। अगर क्लिनोल रेजिस्टेंट है तो हम एथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रैक्सोन देंगे। अगर सीवियर टाइफाइड फीवर है और स्ट्रेन सेंसिटिव है तो ऑप्टिमल थेरेपी है ओफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर एमडीआर है तो ओफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर क्लिनोल रेजिस्टेंट है सेफ्ट्रैक्सोन या फिर सिफोटेक्सिम। अगर सीवियर टाइफाइड फीवर है तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, अगर अगर स्ट्रेन सेंसिटिव है, क्लोरामफेनिकोल एंड एमॉक्सिसिलिन। एमडीआर के लिए सेफ्ट्रैक्सोन या सेफोटेक्सिम, और क्लिनोल रेजिस्टेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और ये पॉइंट देखना है कि WHO advises azithromycin as the only remaining first line antibiotic for XDR typhoid in low resource countries। यानी पाकिस्तान के पास जो एक फर्स्ट लाइन ड्रग रह गया अगेंस्ट XDR वो azithromycin है। उसके अलावा हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं जो रिकमेंडेड है फॉर सिवियरली इन पेशेंट्स विद शॉक, ऑब्टुरेशन और कोमा। लेकिन ये ख्याल करना है कि डेक्सामेथासोन जो है वो एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन को मास्क कर सकता है, और अगर आप ये दे रहे तो अपने एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन का फिर खास तौर पर ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप मिस कर जाए उसको। ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम सिस्टम वाइज कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में हेमरेज, परफोरेशन, पेट्रोनाइटिस, सीनस में एन्सेफलोपैथी, सेरेब्रल एडीमा, सेरेब्रल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, एटेक्सिया, सीजर्स। सीवीएस में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। लंग्स में निमोनिया, एम्पाइमा। हेपेटोबिलिटी सिस्टम में पॉलीसिस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस, स्प्लीनिक एब्सेस। जेनिटरी में यूटीआई, रीनल एब्सेस, और बोन जॉइंट्स में ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो एंडेमिक एरिया में रहते हो जैसे पाकिस्तान है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, सिकल सेल एनीमिया, एज, इम्यूनोडेफिशिएंसी या फिर डायबिटीज।
प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? एक तो सैनिटेशन, क्योंकि आप बताते हैं फीकल रूट से स्प्रेड करता है, तो एडुकेट सैनिटेशन, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइड फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। प्रोग्नोसिस जो है इसका ऐसा है कि रिलैप्स अकर इन 2 to 4% केसेस, मेजॉरिटी केसेस नहीं होता। कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा होते हैं एमडीआर और एचडीआर में, और लेस देन 2% रिस्क है कि बच्चे जो हैं वो क्रॉनिक कैरियर्स बनेंगे। तो 3 टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, कि वो है जो पाकिस्तान की ईपीआई में रिसेंटली इंक्लूड हुई है। ये टाइप बार और टाइफी बीवी के नाम से आती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन है, आईएम दी जाती है, रिकमेंडेड एज मोर देन 6 मंथ ऑफ एज है, सिंगल डोज है और मोर देन 3 years इफेक्टिव है। अभी भी कुछ स्टडीज जारी हैं इसकी। मोर देन 80% इफेक्टिव है, और इसका साइड इफेक्ट मेनली है कि पेन एंड वेटनेस एट वैक्सीनेशन साइट। दूसरी वैक्सीन है TY21A, जो वाइवटेफ के नाम से आती है, लाइव जनरेट है, ओरल कैप्सूल दी जाती है फॉर चिल्ड्रन मोर देन 6 years ऑफ एज, एंड 3 to 4 डोजेज होती हैं। इसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन 7 years तक है, और ये 50 to 80% इफेक्टिव है। इसके मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं फीवर, हेडेक, डायरिया। कॉन्डिकेशंस क्योंकि लाइफ जनरेट है, एक तो इम्यूनोडिफिशिएंसी नहीं देनी है, दूसरा वैक्सीन देने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद आपने एंटीबायोटिक्स, मेफ्लोक्विन, प्रोगल नहीं देना आपने। लास्ट है वीआई कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जो टाइफेम और टाइफेक्स के नाम से आती है। ये पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, आईएम दी जाती है, रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन मोर देन 2 years ऑफ एज। इसके जो है ना एक डोज होती है विद बूस्टर्स एवरी 2-3 years। ड्यूरेशन प्रोटेक्शन जो है 2 years तक है, और ये अबाउट 70-20% इफेक्टिव है। इसके भी जो साइड इफेक्ट्स हैं मेनली फीवर और हेडेक है। नेक्स्ट हम करते हैं शिगेला। शिगेला कॉज करता है बेसिकली डायसेंट्री। डायसेंट्री हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ ब्लडी डायरिया विद फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, रेक्टल पेन एंड म्यूकॉइड स्टूल्स। और बेसिलरी डिसेंट्री हम कहते हैं डिसेंट्री कॉज्ड बाय शिगेला स्पीसीज। ठीक है, तो ये फर्क है उनका। शिगेला का इंक्यूबेशन पीरियड 12 आवर्स का है, और ये स्प्रेड होते हैं फीकल रूट से। तो क्लिनिकल फीचर्स, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, अनलाइक एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई, severe abdominal pain, vomiting and generalized toxicity। डायरिया जो है अगर अनट्रीटेड हो तो 7 से 10 दिन रहता है। इनिशियली लार्ज वॉल्यूम एंड ब्लडी होता है, बाद में फ्रीक्वेंट स्मॉल वॉल्यूम ब्लडी स्टूल्स हो जाते हैं, और साथ में अर्जेंसी भी होती है और पेनफुल डेफिकेशन होती है। तो अगर फीवर है पेशेंट को, पेनफुल डायरिया है जो ब्लडी भी है, स्मॉल वॉल्यूम है, तो वो हम कहेंगे कि ये शिगेला है। इसके अलावा शिगेला में न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं जो कि 40% केसेस में होते हैं, लाइक सीजर्स, हेडेक, नेक स्टिफनेस, लेथार्जी एंड कंफ्यूजन। एग्जामिनेशन पे एब्डोमिनल टेंशन और टेंडरनेस होती है, हाइपरएक्टिव बाउल साउंड्स एज वेल एज टेंडर रेक्टम ऑन डिजिटल एग्जामिनेशन। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी रेज्ड होता है, 5000 to 15000 होता है। स्टूल आरी में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज्ड होते हैं, 50 to 100 होते हैं पर हाई पावर फील्ड, और साथ फीकल ब्लड मिलता है। स्टूल एंड रेक्टल स्वैब कल्चर किया जा सकता है ऑन मैकॉनकी एजार। अगर पेशेंट बहुत मेलनरिश्ड है, यंग है या टॉक्सिक है, तो ब्लड सीएसपी किया जा सकता है। पीसीआर भी कर सकते हैं, मगर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, इसका ज़्यादा फायदा है नेगेटिव पीरियड की वैल्यू में। तो अगर पीसीआर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि इसको जो है शिगेला होने का बहुत कम चांस है। ट्रीटमेंट में एक तो जनरल है, मेंटेन फुल इलेक्ट्रोलाइट्स, कलेक्ट डिहाइड्रेशन, अवॉइड एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। और अगर विटामिन ए कॉमन है तो विटामिन ए देना है। पाकिस्तान में आपको पता है कि सब क्लिनिकल विटामिन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और साथ हम जिंक देंगे पेशेंट को। एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसके अलावा सेफ्ट्राक्सोन, फ्लेक्सीम और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि अगर किसी पेशेंट को डिसेंट्री सिम्टम्स हो रहे हैं और वो एम्पेरिक एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वही ड्रग देनी है फॉर 5 days इवन इफ स्टूल कल्चर इज नेगेटिव। और दूसरा ये है कि मोस्ट शिगेला स्पीसीज आर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन एंड ट्राइमेथोक्रिम सल्फामेथॉक्साजोल। कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टाइनल हो सकती हैं, लाइक डिहाइड्रेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, appendicitis, persistent diarrhea, rectal prolapse। एक्सटेंस्टाइनल भी हो सकती हैं, लाइक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, बैक्टीरिया, सिस्टमिक इन्फेक्शन, सीजर्स, ल्यूकोमाइड रिएक्शन जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट मोर देन 40,000 हो जाता है। पोस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस लाइक एचयूएस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, मेलन्यूट्रिशन और डीआईसी। प्रिवेंशन में एक तो है प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग। पेशेंट को कम से कम फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना चाहिए और फिर ग्रेजुअली वीनिंग करनी चाहिए। उसके अलावा सैनिटेशन यानी कि हैंड वॉशिंग, बॉइल्ड वाटर। उसके अलावा मीजल्स इम्यूनेशन भी इंपॉर्टेंट है।
measles immunization can substantially reduce incidence and severity of bladder diseases. जो पेशेंट फैक्टर्स को डे केयर नहीं भेजना, लेकिन अभी तक कोई शीगा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं इकोलाई, जिसके काफ़ी सारे पैथोजेंस हैं, जैसे कि एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। तो इसमें एक्सप्लोसिव नॉन म्यूकॉइड नॉन ब्लडी डायरिया होता है विद नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, लेकिन फीवर नहीं होता एंड इट रिजॉल्व्स इन 3 to 5 days। डायग्नोसिस इसको हम करते हैं बाय डिटेक्शन ऑफ हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन्स बाय इम्यूनोएसे और पीसीआर। फिर आता है इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, और ये अक्यूट वाटरी डायरिया भी कॉज कर सकता है या शीगा लाइक डिसेंट्री भी कॉज कर सकता है विद फीवर, ब्लडी एंड म्यूकॉइड डायरिया, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। तो इसमें जो है ना बिल्कुल शिगरेला लाइक पिक्चर आ सकती है। जब हम इसके एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें मिलते हैं क्रॉनिक लीजन्स विद अल्सरेशंस, हेमरेजेस एंड म्यूकोजल एडिमा। इसका डायग्नोसिस होता है डिटेक्शन ऑफ इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन ऑफ शिगेला बाय पीसीआर। नेक्स्ट है एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, जो कि प्रोफ्यूज वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया कॉज करता है विद म्यूकस, वॉमिटिंग एंड लो ग्रेड फीवर। उसके अलावा ये प्रोलॉन्ग डायरिया कॉज कर सकता है विच लास्ट मोर देन 7 days, और परसिस्टेंट डायरिया कॉज कर सकता है विच लास्ट मोर देन 14 days, जिसकी वजह से मेल्ट्रिशन हो सकती है। ये जो स्ट्रेन है ये कॉज करता है ब्लंटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई एंड लोकल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। तो इसका डायग्नोसिस होता है बाय द एब्सेंस ऑफ शीगा टॉक्सिन्स एंड डिटेक्शन ऑफ इंटेमिन जीन बाय पीसीआर। उसके अलावा है शीगा प्रोड्यूसिंग इकोलाई, इसमें सबसे कॉमन है इकोलाई 0157H7, और ये 6 months to 10 years एज में सीवियर इलनेस कॉज करता है। और इसमें इनिशियली एब्डोमिनल पेन होती है विद वाटरी डायरिया, जो कि बाद में ब्लडी हो जाता है, और इसमें फीवर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एज अपोज टू शिगेलोसिस इसमें फीवर नहीं होता, और ये HUS भी कॉज कर सकता है। तो इसमें जो पैथोजेनेसिस है इट इज कॉज्ड बाय शीगा टॉक्सिन्स। शीगा टॉक्सिन जो है वो सेल डेथ कॉज करते हैं इंटेस्टाइन में। उसके अलावा सिस्टमिक सिक्रेशन एंटर कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर हेमोलिसिस और इस्कीमिया हो सकता है। तो डायग्नोसिस होता है बाय डिटेक्शन ऑफ शीगा टॉक्सिन बाय एंजाइम इम्यूनोएसेज और पीसीआर। उसके अलावा स्टूल कल्चर किया जा सकता है फॉर इकोलाई 0157। और लास्ट है इंटेरो एग्रीगेट इकोलाई विच इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रॉलर्स डायरिया। तो इसमें अक्यूट, प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट डायरिया होता है इन malnourished चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन बिलो 2 years of age। तो बच्चे जो छोटे हैं ये malnourished हैं, उनमें होता है अक्यूट, प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट डायरिया। उसके अलावा जो डायरिया होता है ये वाटरी है, म्यूकॉइड है विद लो ग्रेड फीवर। यूजुअली देयर इज नो वॉमिटिंग, बड़ी वॉमिटिंग हो सकती है। पैथोजेनेसिस पे आपको मिलता है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक बायोफिल्म ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ विलाई, हेमोरेजिक नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। और इसका डायग्नोसिस होता है बाय डिटेक्शन ऑफ AGGR ऑन PCR। नेक्स्ट हम करते हैं कॉलरा। कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरा, जो कि ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। इट कैन occur at any age but is more common between 2 to 4 years of age। अगेन ये भी फीकर रूट से स्प्रेड होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, ओनली 1 to 2 days। इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी, जैसे कोई पेशेंट PPI ले रहा है, malnutrition, इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट, या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ज़्यादातर केसेस जो है ना माइल्ड होते हैं या जो इनअपेरेंट से होते हैं। कुछ पेशेंट्स में पहले एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होता है लाइक राइस वाटर स्टूल विद अ फिशी स्मेल, और ये इसकी सबसे डिस्टिंक्ट बात है। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया लाइक राइस वाटर स्टूल विद अ फिशी स्मेल, और इस टाइप का डायरिया होता है जैसे इस तस्वीर में है। इनिशियली जो है वॉमिटिंग भी हो सकती है विद क्लियर वाटरी फ्लूइड। उसके बाद फिर जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डायरिया करता है, कैल्शियम पोटेशियम लूज होता है, इस वजह से मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। फीवर इसमें नहीं होता, अगर फीवर है तो इट इज़ सम अदर डायग्नोसिस, और ज़्यादातर पेशेंट्स में विद इन फ्यू आवर्स फीड डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये सीक्रेटरिस बात है कि एक तो बिल्कुल राइस वाटर डायरिया विद अ फिशी स्मेल और रैपिड डिहाइड्रेशन। कॉलरा की 2 टाइप्स भी हैं। एक है कॉलरा ग्रेविस विच इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ कॉलरा, जिसमें पेशेंट जो है पर आवर 500 to 100 ml फ्लूइड लूज कर रहा होता है। बहुत रैपिडली स्वीट डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कॉज ऑन ब्रीथिंग भी हो सकती है।
अगर फ्लूइड लॉसेस जल्दी से रिप्लेस नहीं होते तो डेथ बहुत रैपिडली हो सकती है। दूसरा है कॉलरा सिका, जिसमें रैपिड फ्लूइड लॉस है लिमिटेड टू इंटेस्टाइनल लूमेन। तो पेशेंट बहुत जल्दी जो है ना वो डिहाइड्रेट होते हैं क्योंकि फ्लूइड लूज हो रहे हैं इंटेस्टाइनल लूमेन से, लेकिन शायद फैक्ट डायरिया ना मिले क्योंकि आपके पास हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो सीबीसी मिलता है आपको इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पोटेशियम ज़्यादा है कम मिल सकता है। अगर तो एसिडोसिस है तो पोटेशियम शायद नॉर्मल हो या रेज्ड हो, लेकिन जैसे जैसे एसिडोसिस करेक्ट करते हैं तो पोटेशियम कम हो जाता है। इस वजह से ओआरएस में हम पोटेशियम ऐड करते हैं। सोडियम क्लोराइड भी ज़्यादा और कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। शुगर कम होती है ड्यू टू डिक्रीज ऑयल इनटेक। एबीजी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है। यूरिनरी में क्योंकि डिहाइड्रेशन है उसमें होता है इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद स्टूल और रेक्टल स्वैब या वॉमिट स्वैब, इस पे आप जो है ना आइसोलेट कर सकते हो कॉलरा को, एंड दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। स्टूल आरई में आपको बहुत कम डब्ल्यूसी या आरबीसीज मिलते हैं। दूसरा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में आपको डार्टिंग मोटिलिटी मिलती है इन फ्रेश माउंट्स। उसके बाद पीसीआर डीएनए प्रोब किया जा सकता है फॉर मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन। ये एक वीडियो में मिली थी डार्टिंग मोटिलिटी की। तो इसमें अगर आप देखो ना, ये छोटे छोटे आपको ये नजर आ रहे हैं कॉलरा के जो ना ये सेल्स हैं, और ये रैपिडली मूव करते होते हैं। जैसे ये वाला देखो अगर आप, तो इधर रैपिडली मूव कर रहा है, ये भी हैं, ये देख लो। तो इसमें मल्टीपल छोटे छोटे आपको मिलते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत रैपिडली मूव करते हैं। इसको कहते हैं हम डार्टिंग मोटिलिटी। तो ट्रीटमेंट में जो मेन ट्रीटमेंट है वो है रिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। तो अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो ओआरएस देते हैं, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड्स देते हैं। साथ में स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ताकि पेशेंट मेलनरिश ना हो जाए। जिंक देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं ओनली फॉर पेशेंट विद मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन। एंटीबायोटिक्स में हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं सिंगल डोज, टेट्रासाइक्लिन फॉर 3 days, एथ्रोमाइसिन फॉर 3 days, सिप्रोफॉक्सासिन सिंगल डोज, ट्राइमीथाइल सल्फामेथाजोल फॉर 3 days, एथ्रोमाइसिन या फिर क्लोम्फेनिकोल। Cyphalosporins and aminoglycosides are not effective against cholera. कॉम्प्लिकेशंस में रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपोकलीमिया जिस वजह से नेफ्रोपैथी, फोकल माइकोटिक क्रोसिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग जिससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। प्रिवेंशन में वही है कि इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन, एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन। कोरोना की 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक ड्यूकरॉल के नाम से है, ये किल्ड होल सेल ओरल कोलरा वैक्सीन है, और दूसरी है शैनकोल, ये भी एक किल्ड होल सेल ओरल कोलरा वैक्सीन है। एक बनती थी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लेकिन अब वो नहीं बनती क्योंकि प्रोटेक्टिव नहीं है और अब वो मैन्युफैक्चर भी नहीं होती। और लास्ट में करेंगे ब्रुसेलोसिस, जो कि एग्जाम में कई दफा पहले पूछा जा चुका है। ब्रुसेलोसिस स्पीशीज आपको मिलती हैं आमतौर पे कैटल में, गोट में, शीप में और डॉग्स में। और ये डिजीज ह्यूमन एक्वायर करते हैं या तो विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल या फिर कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे कि मीट या डेयरी। Organisms can also be acquired by inoculation through abrasions or inhalation of infectious aerosol. तो अगर किसी बंदे को कहीं पे कट लगा हुआ है और वो किसी एनिमल से कांटेक्ट में आता है, उससे भी हो सकता है उसको, या कोई इन्फेक्टेड एनिमल है वो कफ करता है तो उससे भी जो है ना ह्यूमन एक्वायर कर सकते हैं इस डिजीज को। ब्रुसोसिस में क्लासिक ट्रायड है, फीवर होता है, आर्थराइटिस या आर्थ्रैल्जिया होता है ऑफ वन जॉइंट, यूजुअली द नीज एंड द हिप्स, और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। यूजली जब एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो आपको एक तो ये ट्रायड बताते हैं और साथ बताते हैं कि जो है पेशेंट जो है वो एक्सपोज हुआ था कैटल से, गोट से या फिर डॉग से। उसके अलावा आर्थ्रैल्जिया, मायल्जिया और बैक पेन कॉमन है। एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फटीग, कफ, फ्रेंजाइटिस, नाइट स्वेट्स, ये सब हो सकते हैं। अगर सीरियस डिजीज है तो फिर मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस भी मिल सकता है। लैब्स में हम सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी में अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर पैनसाइटोपिनिया मिल सकता है। एएलटी रेज्ड होता है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है विद ब्लड कल्चर या फिर बोन मैरो कल्चर। स्क्रीनिंग के लिए करते हैं सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि होता है रोज बंगाल प्लेट से।
ऑल्दो ये टेस्ट मोर देन 95% सेंसिटिव है, जो भी रिजल्ट आता है उसको कंफर्म करना होता है बाय सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी इंडिकेटेड है इन केस ऑफ नेगेटिव एग्लूटेशन टेस्ट इन सस्पेक्टेड केसेस। आपको लगता है ब्रुसोसिस है, लेकिन जब आपने स्क्रीनिंग की तो नेगेटिव आ गया। Serology also recommended है in case of complicated cases, suspected chronic brucellosis या फिर री-इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडीज हम जो डिटेक्ट करते हैं वो है एंटी ब्रुसेलोसिस IgM, जो कि विद इन 1 वीक ऑफ इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाता है और ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ मंथ तक डिटेक्टेबल रहता है। दूसरा है एंटी ब्रुसेलोसिस IgG, जो कि पास्ट इन्फेक्शन शो करता है, विद इन इन्फेक्शन के विद इन 2 to 4 वीक डिटेक्टेबल होता है और थेरेपी के साथ साथ इस लेवल कम भी हो जाता है, तो इससे आप ट्रीटमेंट भी मॉनिटर कर सकते हो। उसके हम PCR भी कर सकते हैं ताकि हम जो है ना वो डिजीज का DNA जो है वो हम डिटेक्ट कर सकें। पीरियड में अगर पेशेंट 8 साल से छोटा है तो हम ट्राई मिथोप्रिम सल्फामेथासोल देंगे प्लस रिफेम्पिन फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है उस केस में हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफेम्पिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई है लाइक मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, उस केस में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन देंगे प्लस डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफेम्पिन। और अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस या एंडोकार्डाइटिस हुआ है उस केस में हमने पेशेंट को 4 to 6 मंथ्स तक ट्रीट करना है, तो काफ़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होगी इसकी। कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस या फिर इम्यूनिटी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसकी, और प्रिवेंशन का तरीका एक तो ये है कि जिस एनिमल में ये डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जाए और दूसरा मिल्क को पेस्चराइज किया जाए। ये सारे नोट्स मेरे बुक में अवेलेबल हैं और ये ऑल ओवर पाकिस्तान भी अवेलेबल है।